सबसे पहला जो हमारे पास करंट अफेयर दिया गया है दैट इज अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई है 2022 की। 2022 में क्या क्राइम रहा है, और खास तौर पे इसमें बात की जा रही है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे उसमें आपके चिल्ड्रन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे आपके एल्डर्स हो, उनके खिलाफ या उनके लिए कितना क्राइम हमें देखने को मिला है। राइट। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप मेंस के आंसर लिखते हो। प्री में एज सच ऐसी रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि क्या डाटा रहा है, बट मेंस में आप एग्जांपल्स के तौर पे इसको यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा आपको दिया गया है। सबसे पहले देखो ओवरऑल क्राइम स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या रहे हैं। तो अ टोटल ऑफ ओवर 58 लाख कॉग्निजेबल क्राइम्स वर रजिस्टर्ड। तो मतलब क्या है, 58 लाख क्राइम्स आपको देखने को मिले हैं। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, मतलब अच्छे खासे लेवल के जो क्राइम है वो देखने को मिले, छुटपुट क्राइम्स की ये बात नहीं कर रहे हैं। कंप्राइजिंग बोथ इंडियन पीनल कोड एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज क्राइम। तो दोनों तरीके के हो सकते हैं, चाहे इंडियन पीनल कोड के आपके क्राइम्स हो उसके अकॉर्डिंग जो क्राइम है, या फिर लोकल लेवल पे जो कुछ लॉज आपको स्टेट्स में देखने को मिलते हैं उस लेवल पे हो। The registration of cases witnessed around 4.5 decline compared to the 2021। यहाँ पे बोला क्या गया, देखो चीजों को बड़े ध्यान से देखो। उन्होंने क्या लिखा, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस विटनेस्ड अराउंड 4.5% डिक्लाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम कम हुआ है, मतलब ये है कि क्राइम की रजिस्ट्रेशन कम हो रही है, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब ये वो चीज होगी कि क्राइम हुआ और किसी ने एफआईआर नहीं लिखवाई, वो चीज डिक्लाइन नहीं, वो चीज इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्राइम्स को रजिस्टर करोगे उतना ही सरकार को पता चल पाएगा कि देश में क्या स्टेटस है, और उतने ही बेहतर एक्शंस आप फिर क्या है ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है केसेस की वो कम हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है हमारे लिए। देन क्राइम रेट डिक्लाइन की अगर हम बात करते हैं, क्राइम रेट कितना का डिक्लाइन हुआ, तो वो देखो द क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन ड्रॉप्ड फ्रॉम 446 इन 2021 टू 422 इन 2022। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पर लाख पॉपुलेशन की, अगर हम बात करें कि 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे कितने क्राइम हो रहे हैं, तो वो नंबर हमारे पास थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला 2022 में। अब ऐसा नहीं होता है कि 2021 से 2022 में आप जा रहे हो और क्राइम थोड़े से कम हो रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे हालात ऐसे रहे हो सकता है कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल टसल इस साल में हमें देखने को नहीं मिला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 में भी आगे कम नहीं होंगे, हो सकता है 2023 में कोई पॉलिटिकल टसल आ जाए और क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना। कोई भी मुद्दा खड़ा हो जाए, आप बोल सकते हो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को लेकर, या हिंदू मुस्लिमों का कोई भी मुद्दा खड़ा हो जाता है तो क्राइम बढ़ सकता है, सिंपल चीज है। तो ये तो कभी भी आपका ऐसा नहीं कि डिक्लाइन ही होता जाएगा, ये फ्लक्चुएट करता है ईयर टू ईयर हालातों के अकॉर्डिंग। देन अगर हम सेफेस्ट सिटी की बात करते हैं, तो जो कोलकाता है इट एमर्ज्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। सबसे सेफ सिटी माना गया है 2022 की किसको, कोलकाता को, फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। इससे पहले भी 2021 में भी 2020 में भी आप बोल सकते हो कोलकाता वाज द सेफेस्ट सिटी। तो कुछ तो खास होगा, आप बोल सकते हैं वहां पे जो क्राइम आपको इतना कम देखने को मिल रहा है। द लीस्ट नंबर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर लाख पॉपुलेशन अमंग द मेट्रोपोलिसेस, पुणे उसके बाद आता है, एंड उसके बाद आता है आपका हैदराबाद। तो सबसे अच्छी सिटी जो है वो है कोलकाता, देन पुणे, और देन है आपका हैदराबाद। ये तीन वो टॉप सिटीज है जहां पे सबसे कम हमें क्राइम जो है वो देखने को मिला है। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि राइज इन साइबर क्राइम्स, अच्छा ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज के टाइम पे ना साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम पे ये मर्डर होना या ये सब चीजें होना चल रही हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा हो गया है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में अगर हम बात करें, हमें आजकल ये देखने को मिल रहा है कि किसी का जो अकाउंट है वो आपने हैक कर लिया, किसी का फेसबुक अकाउंट या किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट आपने हैक कर लिया, और कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया कि उस बंदे की जो सोशल रिस्पेक्ट है वो डैमेज हो गई, और जैसे ही सोशल रिस्पेक्ट डैमेज हुई उस बंदे ने सुसाइड कर ली।
सुसाइड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल क्राइम करने का तरीका चेंज हो गया कि बंदे को तंग कर दो, अपने आप ही वो बंदा अपने आप को खत्म कर ले, आपको मारने की जरूरत ही नहीं। राइट? तो हथियार आप बोल सकते हो चेंज हो चुके हैं। तो वही अगर हम साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सर्ज्ड बाय अबाउट 24%। साइबर क्राइम जो है 24% से बढ़ गया है, आप बोल सकते हो। टोटलिंग 65,893 cases, a significant surge from 52,974 cases in 2021। तो इतना ज्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिला है 2022 के अंदर साइबर क्राइम का। साइबर फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूटेड majority of the cases, 64%, followed by extortion and sexual exploitation। टोटल अगर हम क्राइम की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जितने भी टोटल क्राइम है, उसमें से 64% जो केसेस है वो किसके साथ रिलेटेड है? साइबर क्राइम के साथ रिलेटेड है। देन हमारे पास एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है किसी से कुछ छीनना, आप बोल सकते हो, किसी भी तरीके के कोई भी चीज, आप लूटना, किसी को कुछ भी करना। और उसके बाद है हमारे पास सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जो रेप वगैरह ये सारी चीजें होती है वो आ जाता है। तो मतलब टोटल क्राइम्स में आज के टाइम पे 64% क्राइम कौन सा है? साइबर क्राइम। तो इसीलिए साइबर क्राइम के ऊपर यूपीएससी के अंदर या स्टेट पीसीएस के अंदर मेंस में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, साइबर क्राइम है क्या, आप क्या सुजेस्ट करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। राइट? एक चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी, मैंने भी सीखी थी एक टाइम पे, कि जब आप जैसे एग्जाम दोगे, मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को 2025 का एग्जाम देना चाहिए, जो मेरा मानना है, बाकी तुम लोगों के ऊपर है। 2025 का अगर तुम लोग एग्जाम दोगे तो 2023 से लेके 2025 तक आपने क्या करना है? करंट अफेयर्स में 100 या 150 ऐसे टॉपिक्स ढूंढने हैं जिसके ऊपर बार बार डिस्कशन हुई है, बार बार डिस्कशन हो रही है, हर तीसरे दिन या हर महीने उस चीज के ऊपर न्यूज जो है वो आ रही है। मैंने कई बार आपको बताया जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं कि पिछले से पिछले हफ्ते में हमने इसको पढ़ा था, पिछले हफ्ते इसको पढ़ा था, वहां पे भी डिस्कस किया था, है ना? रिलेट करती है चीजें। ऐसे 100 to 150 आपने टॉपिक्स ढूंढने होते हैं, उनके ऊपर मेंस के आंसर प्रिपेयर करके रखो, और गारंटीड है कि मेंस के अंदर उन्हीं चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कहां से पूछ लेंगे? ये मेहनत करनी होती है। साथ ही साथ आपको पता चला कि अक्टूबर में भी इसकी बात हुई थी, सितंबर में भी इसकी बात हुई थी, टॉपिक अलग से लिख लिया, हाईलाइट कर लिया साथ ही साथ। ऐसा नहीं हो सकता पेपर से महीना पहले ये कर रहे हो, तब नहीं हो पाएगा। अभी साथ ही साथ एक लिस्ट बनाते जाओ कि ये टॉपिक के ऊपर मैंने मेंस का क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करके रखना। राइट? तो ये एक तरीका होता है मेंस को अप्रोच करने का। देन अगर हम देखें सुसाइड एंड कॉजेज, तो सुसाइड के केसेस हमें देखने को मिले अच्छे खासे, और क्या क्या कारण रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, इन 2022 इंडिया विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट सर्ज इन सुसाइड। तो यहाँ पे सुसाइड वाले जो केसेस है उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला 2022 में, टोटलिंग ओवर 1.7 लाख केसेस। 1.7 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं सुसाइड के। अभी ये नहीं पता कि कितने ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं हुए। right? Then reflecting a concerning increase of about 4% compared to 2021। 2021 के कंपैरेटिवली 2022 में सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिंपल चीज है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुसाइड जो है, अपने आप को खत्म कर देना, क्या ये राइट टू लाइफ में आता है या नहीं आता है? राइट टू लाइफ मतलब आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या उसमें कंसिडर किया जाता है? हमें पता है नहीं कंसिडर किया जाता है। बट 2017 तक क्या था, जो सुसाइड था ना, दैट वाज कंसिडर्ड एज क्राइम। किसी बंदे ने अपने आप को मारने की कोशिश की और वो फेल हो गया, उसके बाद उसका क्या होता था? उसको जेल में बंदी बनाते थे, तूने क्राइम किया है, मतलब सुसाइड वाज अ क्राइम। बट उसके बाद 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? सुसाइड को एक मेंटल स्टेट के साथ इन्होंने कंपेयर किया कि देखो, जो बंदा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली उसकी मेंटल स्टेट जो है या मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो उसको मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो, या फिर जहां पे भी आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव किया जाता है, उस हॉस्पिटल में उसको लेके जाना है, ना कि जेल में लेके जाना है। जेल में ले जाके तो आपको उस बंदे के हालात और खराब कर रहे हैं। तो 2017 तक, अब जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप ये सब लिखोगे। आपने 2022 में तैयारी स्टार्ट की है,
या 23 में स्टार्ट की है, तो ये आपकी गलती है, पेपर वाले की गलती नहीं है। वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप 2017 वाला जो मेंटल हेल्थ सेफ्टी बिल है या जो एक्ट है उसके बारे में आप लिखो। देन वहां पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि रिसेंट रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो 4% इंक्रीज हमें केसेस में देखने को मिला है। बस यही यूज करना होता है और यही आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग बना देता है और आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और 1-2 नंबर आपका मेंस निकाल देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर कॉजेज जो रहे हैं, नंबर 1 इज फैमिली प्रॉब्लम्स, नंबर 2 इज मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नंबर 3 इज बैंकरप्सी एंड इंडेटनेस, then number 4 is unemployment and professional issues and number 5 is illness। ये कुछ मेजर 5 कारण रहे हैं आप बोल सकते हो जिसकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स। अब महाराष्ट्र में कुछ बड़ी बड़ी सिटीज, फॉर एग्जांपल मुंबई आपको देखने को मिलता है, जहां पे लोग पता नहीं अपने सपने पूरे करने के लिए जाते हैं, जब पूरे नहीं होते मोस्टली आपने देखा होगा एक्टर एक्ट्रेसेस जो स्ट्रगलिंग होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, बिजनेस के लिए गए हो फेल हो गए सुसाइड कर लिया। तो मतलब क्या ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। फॉलोड क्लोजली बाय तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तेलंगाना। अगर आप ध्यान से देखो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरला हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, ये सारी की सारी एडवांस स्टेट्स हैं। मध्य प्रदेश थोड़ा सा पीछे हो सकता है लेकिन ये कर्नाटका, केरला बहुत एडवांस स्टेट है। सबसे ज्यादा हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपको कहां पे देखने को मिलते हैं? केरला के अंदर। अब इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनली वो क्या है? वेल सेटल्ड होना चाहते हैं। जब नहीं हो पाते हैं तो वहां पे हमें सुसाइड देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स में सुसाइड बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेली वेज अर्नर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन अकाउंटिंग फॉर ओवर 26% ऑफ द टोटल सुसाइड्स। जो टोटल सुसाइड हुए हैं ना उसमें से 26% जो लोग थे वो कौन थे? डेली वेजर्स। डेली वेजर्स मतलब जो रोज काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, दिहाड़ीदार जो बंदा होता है उस तरीके के लोग। मतलब क्या, जो फाइनेंशियली काफी पुअर है आप बोल सकते हो। Then agricultural workers and farmers were also disproportionately affected, forming a substantial part of the suicide statistics. This was followed by unemployed persons. Among all suicides reported in the year, over 12,000 were of students। आगे ना स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या है, कौन है जो सुसाइड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं? सबसे ज्यादा आपको 26% देखने को मिलेंगे डेली वेजर्स। देन उसके बाद आपको देखने को मिल रहे हैं फार्मर्स। फार्मर्स में आपने ये सारी चीजें लिखनी है कि क्या कारण रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे फार्मर सुसाइड देखने को मिलेंगे, कर्जे के नीचे दबे हुए हैं फार्मर्स, सुसाइड वो करते हैं, राइट। या फिर बैंक के द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशराइज उनको किया जा रहा है कि वो इतना प्रेशर में आ जाते हैं पैसे को लेकर कि कैसे पे बैक करेंगे, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। या फिर उनकी क्रॉप नहीं हुई, मॉनसून अच्छा नहीं रहा, टोटली फेलियर हुआ, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो जो ठीक ठाक किसान है उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे किसान है उनको बहुत फर्क पड़ता है। और हमारे देश में 85% किसान जो है वो मार्जिनल फार्मर्स है, 2-2.5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन वाले फार्मर्स हैं। तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में रहेगा, राइट। देन स्टूडेंट्स देखो, 12,000 स्टूडेंट्स हैं जिनके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है 2022 में सिर्फ। अगर पिछले एक डेकेड की बात करोगे तो लाखों में आपके पास नंबर हो जाएगा। और अगर 10 सालों में लाखों बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर कहां जाने वाला है ये बताओ। हम बात करते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन डिविडेंड है। पॉपुलेशन डिविडेंड का मतलब क्या है? हमारे देश में यंग एज पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। और हम हमेशा बात करते हैं कि यंग एज पॉपुलेशन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी देश की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। तभी हम बोलते हैं कि 2050 तक हो सकता है इंडिया सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे पहुंच सकता है। 2050 नहीं तो 2070 तक तो ये क्लियर है कि इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी होने वाला है। कारण क्या है? इंडिया का यूथ। लेकिन अगर ऐसे ही मरता रहा तो फिर गड़बड़ है ना, इट इज इंपॉर्टेंट। देन
एस्केलेटिंग क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्राइम देखने को मिलता है। तो उसमें देखो, द क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्टिंग हाईलाइटेड एन ओवरऑल इंक्रीज इन द क्राइम्स एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फर्स्ट। तो मतलब सुसाइड बढ़ गए हैं हमारे देश में, साइबर क्राइम बढ़ गया है हमारे देश में, एससी एसटी के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ गया है हमारे देश में। अब एससी एसटी के खिलाफ जो क्राइम होता है उसका कारण क्या रहता है, क्या रीजन रहता है जिसकी वजह से एससी एसटी के खिलाफ हमें क्राइम देखने को मिलता है, बताओ शिखा। इतना समाज से बाहर नहीं हो तुम। डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो सोशल स्टेटस है आप बोल सकते हो, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक ऐसी बंदा आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो आपको ये लगता है कि ये इसका हक नहीं है, इसको ये हक हमने नहीं दिया है, ये आवाज नहीं उठा सकता है। दूसरी चीज, एससी एसटी ज्यादातर आपको क्या है, गरीब पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, उनको मार दिया, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती है। कई बार क्या होता है, सेटलमेंट हो जाती है कि बंदा चलो आपका मर गया जी, ये 2 लाख रुपया ले लो और चुप हो जाओ। गरीब बंदा सोचते है चलो 2 लाख रुपया आ रहा है, चुप हो जाते हैं। ये चीज होती है, समझ रहे हो। रेप हो गया, अगर तो रेप हो जाए एक अच्छे खासे घर की लड़की का फिर तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर रेप हो जाए एक गरीब घर की लड़की का या एक एससी एसटी लड़की का तो उसको सेटलमेंट करके वहीं पे खत्म कर दिया जाता है, समझ रहे हो। ये चीज बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज में। तो मतलब क्या है, एससी एसटी के खिलाफ या फिर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके खिलाफ क्राइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई अच्छी चीज नहीं है। ऐसे मुद्दों के ऊपर आपके विचार होने चाहिए। नहीं ऐसा नहीं बेटा, साउथ में ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है, इट इज ऑल ओवर इंडिया। आप ऐसा नहीं बोल सकते साउथ में है या कुछ है, इट इज ऑल ओवर इंडिया। बात ये है कि अभी तक तुम लोग उस चीज के एक्सप्लोर नहीं किया है तुम लोगों ने उस चीज को, आप ये बोल सकते हो। क्या यूपी बिहार में ऐसे केसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पंजाब हरियाणा में एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे रेप के केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, रेप इज वेरी लेस आप बोल सकते हैं पंजाब हरियाणा के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं। लेकिन एससी एसटी के खिलाफ एट्रोसिटीज तो हमें देखने को मिलती है। बात वो है कि केसेस रजिस्टर नहीं होते हैं, आप बोल सकते हो। क्योंकि पंजाब हरियाणा का कल्चर ऐसा है, एक्चुअली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रेप वगैरह नहीं मिलता। दूसरी चीज ये है कि पंजाब हरियाणा में एक ही कल्चर के लोग रहते हैं। यूपी बिहार में ना जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन हो गया, हिंदू पॉपुलेशन हो गया, तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है ना। वो उस डिस्प्यूट की वजह से आप बोल सकते हो रेप करना या सेक्सुअल अब्यूज करना, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ ये कर रहा है, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ ये कर रहा है, वो हमें इस चक्कर में भी देखने को मिलता है। और सरकार हिंदू अगर पर्सन की चल रही है तो वो क्राइम रजिस्टर नहीं है। पंजाब हरियाणा में ये मुद्दा नहीं है, इसकी वजह से ये चीज कम है, आप बोल सकते हो। और जो हालात अभी चल रहे हैं आगे चल के बढ़ जाएगा ये सब। नेक्स्ट अगर हम देखें, स्टेट्स लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना एक्सपीरियंस्ड अ सर्ज इन सच केसेस इन 2022। देखो जब जब एससी एसटी, खास तौर पे एससी वाले क्राइम की बात आती है, राजस्थान नंबर 1 पे होता है। हाँ अब बताओ शिखा, राजस्थान कहाँ आ गया हमारे, नॉर्थ में या फिर नॉर्थ वेस्ट में हम बोल देते हैं। राजस्थान में बहुत बड़ी स्टेट है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एग्जांपल भी दी थी कि वहां पे एक बच्चे ने अपने मास्टर के घड़े से पानी पी लिया, वो बच्चा छोटी जाति का था, मास्टर ने पीट पीट के उसको मार दिया, समझ रहे हो। राजस्थान में ना जो लोग रहते हैं, ये जो राजपूताना वाला एरिया है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत ही कट्टरपंथी हैं, आप बोल सकते हैं अपने धर्म को लेकर। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है। हाँ बहुत नैरो माइंडेड है। वो कट्टरवाद जो होता है दैट इज ऑर्थोडॉक्स, है ना। वो जो कट्टरवाद है दैट इज ऑर्थोडॉक्स की सोशल स्टेटस अभी भी आप ऐसे समझते हो कि वो नीचे है, आप ऊपर। इंटरकास्ट मैरिजेज बहुत बिग मुद्दा आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और इनफैक्ट जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं उनके द्वारा यही बोला गया कि इंटरकास्ट मैरिज करवाओगे तो फिर जाके ये कास्ट वाला मुद्दा खत्म हो पाएगा। चाहे अंबेडकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे ईवर ई आर रामास्वामी हो, कोई मर्जी हो, सबके द्वारा ये बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
Madhya Pradesh and Rajasthan persist are key contributors, consistently ranking among the top 5 states with highest occurrence of crime and atrocities against the SCs and ST communities. राजस्थान में बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उनके खिलाफ क्राइम भी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो दो स्टेट्स है ना, आपने मेंशन करना है इनको, बाकी मत करो याद। राजस्थान याद रख लो जब एससी क्राइम की बात करते हैं, मध्य प्रदेश याद रख लो जब एसटी क्राइम की बात करते हैं। जहां पे भी एससी एसटी का कोई क्वेश्चन आता है, उनकी वल्नरेबिलिटी का क्वेश्चन आता है कि उनके लिए क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो बस उसमें। मणिपुर जो है एक्चुअली क्या है, मणिपुर में ना सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही आपस में लड़ रही है। जब हम बात करते हैं एससी एसटी के क्राइम्स, उसमें वो देखो इंक्लूड तो होगा, लेकिन अब मेजरली मुद्दा हमारा क्या होता है कि जो जर्नल कम्युनिटी है उसके द्वारा जो किया जा रहा है, ठीक है, वो तो ट्राइब्स ही आपस में लड़ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली में भी बहुत बड़ा, नॉर्थ इंडिया में बहुत है। A total of about 4,45,000 cases of crimes against women were reported in 2022, marking 4% increase from 2021। तो यहाँ पे क्या है, 4% वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम के केसेस है वो 2022 में बढ़ गए हैं। टोटल नंबर याद करने की जरूरत नहीं, 4% याद रख लो कि 2021 से इतना ये बढ़ गया है। देन अगर हम बात करते हैं डोमिनेंट रीजंस इंक्लूडिंग क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, देन किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ द वुमेन, देन असॉल्ट ऑफ द वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो वही जो हमारे समाज में है कि वुमेन को सबऑर्डिनेट समझा जाता है, जिसकी वजह से हमें मैरिज के अंदर ये सारे क्राइम देखने को मिलते हैं, वायलेंस देखने को मिलता है, रेप देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ना लोग, पता क्या है, जैसे आपने ये केसेस देखे होंगे पिछले ना, जब ये एक लक्ष्मी करके लड़की है, आपने सुनी होगी, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, दीपिका पादुकोण वाज द लीड एक्ट्रेस इन दैट मूवी। वो जब से उसका केस काफी हाईलाइट हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया उस चीज के ऊपर है ना, तब से ये देखने को मिले हमें बहुत सारे, और हमारे सामने ये केसेस आए कि लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, लड़का क्या करता है कि वो सहन नहीं कर पाता है। सहन ना करने के पीछे कारण क्या है, तुम बताओ। मेल ईगो और रिजेक्शन नहीं संभाल पाते हो, और मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं है आपकी, और इट इज कल्चर, इट इज इन द कल्चर ऑफ इंडिया, आप बोल सकते हो। ये हमारे प्रेजेंट कल्चर में है कि जो लड़की है वो लड़के को मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसको इतनी फ्रीडम हमारा कल्चर नहीं देता है। हमारे देश में पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की मतलब हेड ऑफ द फैमिली जो है वो मेल होगा, प्रॉपर्टी सारी मेल के पास जाएगी। इससे आपने क्या किया, आपने फीमेल का जो दर्जा है उसको नीचे कर दिया है। सिंपल सी बात है, मैंने कोई नौकर रखा, मैंने नौकर को रखा है ना, नौकर मुझे आगे से पलट के जवाब देगा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा कि निकल जा। समझ रही हो ये चीज? उसी तरीके से सबऑर्डिनेट होने का मतलब यही है कि फीमेल आवाज नहीं उठा सकती, अगर उठाएगी तो उसकी आवाज को दबाने के लिए ये क्राइम का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लड़कों की परवरिश में ही बहुत बड़ी गड़बड़ हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट देखो, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम बड़े रिपोर्ट हो रहे हैं। रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा 6-6 महीनों की बच्चियों के रेप हमें देखने को मिले। समझ रहे हो ये चीज, इतना समाज हमारा नीचे गिर चुका है। तो केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन शोड एन इंक्रीज ऑफ 8.7% कंपेयर टू 2021। अ मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस आर रिलेटेड टू किडनैपिंग एंड अबडक्शन। तो यहाँ पे देखो वुमेन से भी ज्यादा इंक्रीज हमें इन केसेस में देखने को मिला है। खासतौर पे या तो किडनैपिंग होती है बच्चे की, या अबडक्शन होती है, आप बोल सकते हो सोशल अब्यूज, जो सेक्सुअल अब्यूज है वो बच्चे के साथ किया जाता है। तो जब ये छोटे छोटी बच्चियों वाले केसेस हमारे सामने आए, फिर जाके हमारी सरकार इसके ऊपर थोड़ी सी सख्त हुई, जब आपने सुना होगा कि रेप करोगे तो मौत की सजा आपको मिल सकती है, डेथ सेंटेंस रेप के केस में दी जा सकती है, जो पहले नहीं दी जा सकती थी अकॉर्डिंग टू आईपीसी।
राइट। तो इतने आपने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स क्यों लिए हैं? क्योंकि आपके देश में बहुत ज्यादा वो चीज बढ़ रही थी, राइट। और वही चीज हमें यहाँ पे बच्चों के केस में भी देखने को मिलती है। अब इसमें भी एक ना बहुत बड़ा मुद्दा है, एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश में जब हम रेप बोलते हैं, जब मैं रेप बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बताओ। हम्म। जब रेप बोलते हैं आपके दिमाग में क्या पिक्चराइजेशन आती है? लड़की के साथ जबरदस्ती की गई सोशल जो सेक्सुअल अब्यूज है जो वो किया गया है। आपके दिमाग में ये पिक्चर क्यों नहीं आती कि लड़के के साथ हो रहा है? समझ रहे हो ये चीज? आपके दिमाग में ये पिक्चर क्यों नहीं आती है? जब हमारे देश में देखो, ये जो बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चों अगर तो देखो 18 साल से कम एज का लड़का है फिर तो उसका केस रजिस्टर हो सकता है। अगर 18 साल से ऊपर है तो 18 साल से ऊपर हमारा लॉ ये बात ही नहीं करता कि लड़के का रेप हो सकता है। अरे लड़कियों के रेप से ज्यादा केसेस हैं लड़कों के रेप के हमारे देश में, बट दिस इज आर समाज जो इस चीज को कंसिडर ही नहीं करता है। समझे? लड़के के रेप का मतलब ये नहीं है कि लड़की लड़के का रेप कर रही है, लड़का लड़के का रेप कर रहा है, ये केसेस भी है हमारे पास। रेप का मतलब क्या होता है कि आपके कंसेंट के बिना आपके साथ किसी भी तरीके की कोई जो सेक्सुअल एक्टिविटी है या हरासमेंट आपके साथ की जा रही है। दिस इज द, आप बोल सकते हो, डेफिनेशन ऑफ रेप। और हमारे देश में लड़कियों के ज्यादा लड़कों के रेप होते हैं। यस, यस, इट इज वेरी ट्रू, आप बोल सकते हो। तो इन चीजों के ऊपर आपके पास जवाब होने चाहिए। मेंटली किसी को अब्यूज करना, दैट इज हरासमेंट, दैट इज हरासमेंट, दैट इज नॉट। हमारे देश में ना एक्चुअली रेप की डेफिनेशन सेक्सुअल अब्यूज के साथ रखी जाती है, बोल सकते हो। तो उसमें हो सकता है कि अगर आपने, ऐसा नहीं है कि सामने वाले बंदे का सेक्सुअल अब्यूज आपने कर दिया, दैट इज रेप। अगर आप करने की कोशिश भी कर रहे हो, आप मंशा भी रख रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए रेप। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि वो एक्टिविटी डन होनी चाहिए उसके बाद उसको रेप कंसिडर करोगे। आपने कोशिश भी की है वो करने की, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज रेप। और ये लड़के लड़की दोनों के साथ होता है, क्योंकि जब तुम लोगों का अगर दिमाग यहीं पे अटक गया कि लड़कियों का रेप होता है, तो मतलब तुम लोग अपने अच्छे क्वेश्चंस नहीं लिख पाओगे, पहली बात। दूसरी चीज, इंटरव्यू में पहुंचते हो तो तुम लोग वहां पे अटक जाओगे। जैसे मैंने तुम लोगों से पूछा, तुम लोगों के कईयों के रिएक्शन तो ऐसे जैसे पहली बार सुना हो ये चीज आप वहां पे नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे समाज में चल क्या रहा है, राइट। क्योंकि यही तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इतना सब कुछ क्यों पढ़ने को बोलते हैं आपको? कि आपका दिमाग खुल सके, वो खिड़कियां खुले और हर एक तरह की नॉलेज आपके दिमाग में जाए, राइट। नेक्स्ट देखो, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स, केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स रोज बाय अबाउट 9%, मेजर रीजंस इंक्लूडिंग फिजिकल हर्ट फॉलोड बाय थेफ्ट एंड फॉर्जरी एंड चीटिंग एंड फ्रॉड। तो यहाँ पे ये भी अच्छा खासा इंक्रीज है, आप बोल सकते हो 9% इंक्रीज हमें देखने को मिला है 2021 में, जो एल्डर्स के अगेंस्ट क्राइम था, और जो 2022 में है। बहुत सारा है इसमें। घर से निकाल देना, मारना, पीटना, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी के बच्चे अपने पेरेंट को मार रहे हैं, वो पेरेंट वहीं पे रहता रहेगा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है, आप बोल सकते हो। समझ रही हो ये चीज? फिजिकली वो इतना एबल नहीं है कि वो अपना घर बना के अलग से रहना स्टार्ट, कई करते भी हैं बट कई नहीं कर सकते, हम बोल सकते हैं। बहुत सारी कॉन्स्ट्रेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, फाइनेंशियली इतने नहीं है, सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी है, अब अपने पास कुछ नहीं बचा है एंड ऑल, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बुजुर्ग लेडी जा रही है, चोर आए उसका सामान लूट के, तो वो क्या करेगी बेचारी? भाग के क्या पीछे जाएगी, या भाग के पुलिस स्टेशन जब तक जाएगी तब तक सब वैनिश हो चुका होगा, आप बोल सकते हो। समझ रहे हो ये चीज? तो ये भी एक कारण है ना, कि ये लूट माच के ये सारे। जैसे आपने ये पंजाब में सुना होगा कुछ टाइम पहले ना, मुझे याद है ये कोविड से पहले एक बड़ा सिनेरियो चला था हमारे उधर, कि दो तीन लड़के आते थे बाइक पे, कोई लेडीज खड़ी हुई है, उसे रास्ता पूछने के चक्कर में खड़े है ना, और उसने कानों में जो डाला हुआ खींच के ले गए, या गले में कोई चेन डाली हुई है खींच के। और वो खास तौर पे टारगेट करते थे किसको? एल्डर वुमेन।
यंग वुमेन को नहीं, एल्डर वुमेन को, क्योंकि पहली बात तो ये यंग वुमेन आपके जैसी लड़की रुकेगी नहीं किसी दो लड़कों के पास, पीछे हो जाएगी उसी टाइम, रास्ता पहली बात बताएगी नहीं, मुझे नहीं पता। एल्डर वुमेन को वो डर नहीं होता है तो वो बताने लग जाती है। और दूसरी चीज, उससे आप खींचोगे छीनोगे, वो उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या चल रहा है, इतना एक्टिव नहीं हो सकते, उस एज में थोड़ा होता है, आप बोल सकते हो। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल अटैक्स ऑन द राइज, तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिवील्स दैट अ कंसर्निंग ट्रेंड ऑफ नंबर ऑफ पीपल डाइंग or getting injured due to animal attack, a significant 19% increase in such incidents was recorded in 2022 compared to 2021। 19% इंक्रीज हमें देखने को मिला कि एनिमल अटैक जो है वो बढ़ गए हैं। इसका कारण क्या है? एनिमल के द्वारा अटैक, मान लो चीता तेरे पे अटैक कर दे, ये आपने क्या कर दिया है कि जो उनकी लिविंग स्पेस थी आप उसमें घुस रहे हो। उस दिन भी मैंने आपको क्या बताया था, इको सेंसिटिव जोन, याद करो। इको सेंसिटिव जोन में क्या था कि ये आपके पास कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अराउंड क्या है, एक इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, जहां पे क्या है कुछ एक्टिविटीज आप बैन करोगे, दिस इज इको सेंसिटिव जोन। ऐसे ही बफर जोन होता है, जैसे मान लो कि ये आपके पास एरिया है, यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, उसके अराउंड कुछ एरिया आपको फ्री छोड़ना है, उसमें आपने घर या गांव या ये एग्रीकल्चर या ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि देखो वो एनिमल वहां से बाहर आएगा, वहां से वापस चला जाएगा अपने घर में, तो कुछ स्पेस उसको दो वहां तक। अभी आपको रिसेंटली देखने को मिला कि गांव में शहरों में चीता या लेपर्ड ये सब घुस रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम उनके घर में घुसे हो, वो तुम्हारे घर में नहीं घुस रहे। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एलिफेंट जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, आप बोल सकते हो। आपने जंगलों के बीच में से रेलवेज बना दिए हैं, रोड्स बना दिए हैं, तो वो तो रोड्स पे आएंगे ना, तुम लोग उनके घर में से जा रहे हो, ना कि वो तुम्हारे घर में आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आती है, एनवायरमेंट असेसमेंट। एनवायरमेंट असेसमेंट, एनवायरमेंट असेसमेंट क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो, उसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है उसको असेस करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिंजौर वाली साइड वैसे भी नॉर्मली भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इन्होंने बताया एलिफेंट वाला कॉन्फ्लिक्ट, वो तो अक्सर ही आपको देखने को मिलता है, और लेपर्ड वाला कॉन्फ्लिक्ट अक्सर ही आपको देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश फॉलोड विद वेरिंग नंबर्स ऑफ रिपोर्टेड केसेस। तो ये भी हमें देखने को मिला, ये भी क्राइम एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ह्यूमन को नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट देखो, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है बताओ जरा, व्हाट इज स्टेट? मैंने पढ़ाया है, आर्टिकल 12 में दी है डेफिनेशन। अच्छा ठीक है, वो फंडामेंटल राइट वाली स्टेट है, चलो वो बता दो, वो भी सही है। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक नेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नेशन अ स्टेट। जब स्टेट बोलते हैं, इंडिया इज अ स्टेट, मतलब क्या है? इंडिया इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जहां पे एक आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे इस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार यहाँ की है, वो चलाई जाती है। एक होता है नेशन। नेशन का मोस्टली मतलब क्या समझा जाता है? एक ऐसा एरिया जो जियोग्राफिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जियोग्राफिकली जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया को अगर आप ओरिजिनली इंडिया को देखो तो इंडिया कहां तक फैला हुआ था? इधर अफगानिस्तान तक, ऊपर क्या आ जाते हैं? पहाड़ आ जाते हैं। चाइना तक ऊपर क्या है? पहाड़ आ जाते हैं। नीचे तक, नीचे क्या है? समुद्र आ जाता है। ईस्ट तक, म्यांमार तक, वहां पे क्या है? पहाड़ आ जाते हैं। इट वाज अ वन कंट्री या फिर वन नेशन, क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकली उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया था, बोल सकते हो। तो देयर इज अ नेशन, देयर इज अ स्टेट, देयर इज अ कंट्री, जहां पे कल्चर आ जाता है, राइट। नेशन में भी ये माना जाता है कि जब कल्चरली लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे बोला जाता है कि पंजाब देश, पंजाब देश, हरियाणा देश, ये बोला जाता है ना
कि हम पंजाब देश से बिलोंग करते हैं। पंजाब देश का मतलब क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे सेम कल्चर होने की वजह से लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पंजाब स्टेट जब बोलेंगे तो मतलब क्या है? पंजाब के प्रशासन की हम खास तौर पे बात कर रहे हैं कि इस एरिया में एक प्रशासन का एक यूनिट हमें देखने को मिलता है। तो स्टेट का मतलब क्या है? हमारे देश के खिलाफ, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ठीक है, एक हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यहाँ पे देखो, नेशन के खिलाफ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एग्जिबिटेड अ स्लाइट इंक्रीज इन 2022 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। There was approximately 25% rise in the cases registered under Unlawful Activities Prevention Act, that is UAPA, during this period. Cases under the sedition section of IPC experienced the significant decline, and decrease in the sedition cases may be attributed to the Supreme Court's decision in May 2022 to keep sedition cases in hold. अब यहाँ पे देखो, स्टेट के खिलाफ जो क्राइम है वो तो बढ़ गया 25% से। स्टेट के खिलाफ क्राइम का मतलब क्या है? जो यूएपीए एक्ट है उसके तहत कितने क्राइम रजिस्टर किए गए हैं। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज वाला जो एक्ट है ये क्या करता है? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है, किसी पर्सन को एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। पहले ऐसा नहीं होता। 2019 से इस एक्ट में कुछ तब्दीलियां करके सरकार ने क्या बोल दिया, एक पर्सन को भी हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं जिसने क्या है, देश की यूनिटी, देश की सोवरेनिटी या फिर देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ किया है, राइट। अगर आप कश्मीर में बैठे हुए पाकिस्तान को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो सरकार आपको टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है अंडर दिस एक्ट। बट यहाँ पे जब सेडिशन के केसेस आते हैं, ये बड़ा मुद्दा है सेडिशन वाला। अगर आपने देखा हो कि अगर आपने सरकार के खिलाफ या फिर आपने देश के खिलाफ, इनफैक्ट यहाँ तक भी देखने को मिला कि पाकिस्तान एंड इंडिया का मैच हुआ, अगर किसी इंडियन बंदे ने पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर दिया, उसके खिलाफ सेडिशन की केसेस रजिस्टर हो रहे थे। ये तभी की बात है 2022 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेडिशन का कौन सा केस होगा कौन सा नहीं होगा, इसको भी हम होल्ड पे रखते हैं। अब इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि किस चीज को सेडिशन में काउंट करना है, किसको काउंट नहीं करना है, राइट। तो उसमें आपको थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला, लेकिन स्टेट के खिलाफ जो यूएपीए वाला एक्ट है उसमें इंक्रीज है। नेक्स्ट देखो, वही तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना हमारे देश में। तो वही चीज है, वीडियो भी बना देते हैं मैडम के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो हम बात कर देते हैं सेडिशन की, राइट। सेडिशन का सिंपल मतलब अगर आपको मैं समझाऊं तो नमक हरामी, देश के साथ नमक हरामी। मैंने आपको क्या बताया कि जब 2022 के अंदर हमें कुछ केसेस देखने को मिले कि अगर किसी इंडियन पर्सन के द्वारा क्या है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर दिया गया, तो उस बंदे के खिलाफ सेडिशन का केस आपने रजिस्टर कर दिया। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट 2022 में क्या करती है, होल्ड लगा देती है ऐसे केसेस के ऊपर कि सेडिशन क्या होगा अभी हम डिफाइन करेंगे। लेकिन हमारे पास जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट जो हमारे पास है, यूएपीए एक्ट है, उसमें क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देश के खिलाफ काम कर रही है, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रही है, खराब करने की कोशिश कर रही है, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो देश की इंटीग्रिटी यूनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इन दोनों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है, बट इसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला है। कारण ये भी है कि अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कौन सा केस सेडिशन में आएगा कौन सा नहीं आएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डन, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राइज इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अच्छा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में याद करो मैंने कुछ दिन पहले तुम लोगों को पढ़ाया था कि जो ये जब से ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट हुआ है, डिजिटल इंडिया स्टार्ट हुआ है, तब से क्या है, केसेस बढ़ते जा रही है। किस चीज के? फ्रॉड के, ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कल ही मुझे कोई बता रहा था कि मुझे फोन आया कि आपके अकाउंट में 18,000 रुपए ना गलती से डल गए हैं हमसे,
बाय मिस्टेक कि मैं SBI से बोल रही हूँ, लड़की ने फोन किया कि आपके अकाउंट में ना पैसे गलती से डल गए हैं, तो आपके पास एक OTP आएगा, आप मुझे वो बता देना, तो जो कि वो जिसके अकाउंट में हमने भेजने थे उसके अकाउंट में हम भेज सकते। अगर आप OTP बता देते हो या फिर वो लिंक भेजते हैं, आप लिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हो, पता क्या होता है, जब आपके वो बोलते हैं ना कि आपके अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हो गया, आपको मैसेज भी आता है बकायदा। आपको लगेगा बैंक मैसेज कर रही है, बैंक के नाम से मैसेज भी आएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जो है वो डाले गए, राइट। लेकिन अगर आप उस झांसे में फंस गए और आपने जल्दी जल्दी में सोचा कि चलो क्लिक कर लेता हूं, क्लिक कर दिया, तो आपके अकाउंट में से वो पैसे तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, साथ में आपके अकाउंट में जितना भी है सारे का सारा उड़ा के ले जाएंगे। और ये केस तो मैंने इंस्टीट्यूट में देखा था, ज्ञान सागर में। वहां पे एक बच्चे को फोन आया कि मैं तेरे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, मैंने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मुझे अकाउंट नंबर बता। उसने अकाउंट नंबर बताया, तेरे पास OTP आएगा वो बता। उसने बता दिया, बैठे बैठे ट्यूशन वाला बच्चा था, उसके अकाउंट में 20,000 रुपया था, उड़ गया। समझ रहे हो? तो ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप बोल सकते हो। ये तो एक एग्जांपल है, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, the economic offenses are categorized into criminal breach of trust, forgery, cheating, fraud and counterfeiting। counterfeiting मतलब जो ये नकली नोट वगैरह बनाते हैं। The accounted for the majority of the cases। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो आपके फ्रॉड के केसेस है, राइट, जो फॉर्जरी, चीटिंग एंड फ्रॉड के केसेस है, ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, फॉलोड बाय क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड काउंटरफीटिंग। तो सबसे ज्यादा केसेस जो हमें मिले हैं वो हमें मिले हैं या तो फॉर्जरी के या चीटिंग के या फ्रॉड के, किसी भी तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हो रहा है। दूसरे नंबर पे जो आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमें देखने को मिला कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, बैंक के पर्सन को पैसे दिए हैं या चेक दिया है, उसको किसी तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा आपके पास आता है काउंटरफीटिंग वाला, नकली जाली नोट वाला आप बोल सकते हो। वो ये सारे धंधे हमें देखने को मिल रहे हैं। देन है क्राइम्स अगेंस्ट फॉरेनर्स। हमारे देश में जो फॉरेनर्स आते हैं उनके अगेंस्ट भी हमें क्राइम देखने को मिला। रिसेंटली ना बड़ी सारी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी, रील्स देखी, जिसमें बात की जा रही थी कि ये लड़की रशिया से यहाँ पे घूमने के लिए आई। ये लड़की जो आप बोल सकते हो व्लॉगर है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड घूमती है, व्लॉग्स बनाती है, वो यहाँ पे आई और उसने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद ये होटल बंद हो गया कि वहां पे मेरे साथ इस तरीके से हरासमेंट की गई है एंड ऑल। तो फॉरेनर्स के खिलाफ बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब फॉरेनर्स के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, अगर आपको पता हो तो ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो 192 केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट फॉरेनर्स एंड 28% इंक्रीज फ्रॉम 150 केसेस इन 2021। 57 ऑफ द विक्टिम्स वर फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट वाइल 18% वर फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। ज्यादातर हमारे यहाँ पे एशियन आसपास की कंट्रीज के जो फॉरेनर्स आ रहे हैं या फिर अफ्रीका से जो फॉरेनर, क्योंकि अफ्रीका से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, है ना। अमेरिका से तो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे नहीं, हमारे देश में बच्चे आते हैं अफ्रीका से पढ़ने के लिए। उनके खिलाफ कुछ क्राइम हमें रजिस्टर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, हाई चार्ज शीटिंग रेट्स। तो यहाँ पे देखो, स्टेट्स विद हाईएस्ट चार्ज शीटिंग रेट्स अंडर IPC क्राइम आर केरला, देन उसके बाद है पुडुचेरी यूटी, देन है वेस्ट बंगाल। द चार्ज शीट रेट रिफ्लेक्ट केसेस वेयर पुलिस रीच द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। चार्ज शीट जो है, आपने देखा होगा एक बंदे के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, उसके बाद पुलिस चार्ज शीट जारी करती है। चार्ज शीट का मतलब क्या है? पुलिस ने FIR के बाद सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अब पुलिस तैयार है उस बंदे के ऊपर एक्यूजेशन लगाने के लिए, उस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए ऑफिशियली। फिर चार्ज शीट आपकी जारी हो जाएगी, उसके बाद आपका केस जाएगा जज के पास, कोर्ट के पास आप बोल सकते हो। ठीक है, पहले चार्ज शीट प्रिपेयर करनी होती है, मतलब आपने पूरा रिकॉर्ड देना होता है कि इस बंदे के ऊपर हम किस किस चीज का इल्जाम लगा रहे हैं और वो कौन से सेक्शन के तहत कौन सा इल्जाम लगाया जा रहा है, दैट ब्यौरा आप बोल सकते हो उस चीज का, है ना। तो वो चार्ज शीट जो है वो ज्यादा रजिस्टर हमें होती हुई देखने को मिल रही है, खासतौर पर केरला, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्जशीट जो है वो जारी की गई है। सो दैट्स इट अबाउट द रिपोर्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसी तरीके से 2023 के ऊपर भी आएगी। कब? 2024 में, जब हम चले जाएंगे 2024 के लास्ट में जाके आएगी कहीं, है ना। तो उसको भी आपने पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल, तो यहाँ पे 2 बिल पास किए गए हैं लोकसभा के द्वारा। न्यूज में चल रहा था तभी हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें दो बिल कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। एक तो रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो बिल था हमारा 2019 में जो आपके पास आया था, जिसमें आपने जम्मू एंड कश्मीर को क्या यूटी बनाया था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ चेंजेस क्या है वहां पे किसके लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया। क्या है नीचे देखो, जो न्यू प्रोविजंस एडेड जो ऐड किए गए हैं उसको देखो ध्यान से। The former to reserve seats in upcoming 114 seats in Jammu and Kashmir Assembly for Kashmiri migrants, people displaced from Pakistan occupied Kashmir and scheduled tribes, and the later replaces the term weak and underprivileged classes in Jammu and Kashmir Reservation Act 2004 and other backward classes with other backward classes। तो यहाँ पे कुछ चीजें की गई है। एक तो देखो सीट्स इंक्रीज की गई है, ऊपर डाटा भी दिया गया आपके पास, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनिशियली हैड 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स होते थे, आप बोल सकते हो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसकी विधानसभा में, इंक्लूडिंग 24 फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 100 में से 24 सीट्स कहां पे आती थी, पीओके में। तो मतलब वो बंदे तो हमारे पास होते नहीं थे। पीछे कितने बच गए आपके पास, 76 बच गए, है ना। देन अगर हम बात करें अंटिल 1988 व्हेन द सीट्स वर इंक्रीज टू 111, 1988 तक ये चल रहा था, उसके बाद 111 कर दी सीट्स बढ़ा के। 24 जो पीओ के सीट्स वर नॉट कंसिडर्ड इन कोरम कैलकुलेशंस मेकिंग द टोटल कंटेस्टेबल सीट्स 87 इंक्लूडिंग 4 फॉर लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसमें 4 सीट्स लद्दाख वाले रीजन से आती थी, बाकी सारी की सारी जो 83 सीट्स थी वो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन जो आज की यूटी है वहां से होती थी। और कोरम में पाकिस्तान वाली सीट्स को इंक्लूड नहीं करते थे। उन्होंने यही बात बोली ना कि हमारे पास इस तरीके से पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो हुआ करती थी इस तरीके से, राइट। इसमें ये पूरा जो एरिया है इस तरीके से, ये जो पूरा एरिया है दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इस एरिया में 24 सीट्स जो है वो दी गई थी। टोटल सीट्स हमारे पास कितनी थी, 111 हो गई थी एट द एंड। उसमें से 24 बंदे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आने चाहिए थे जो आएंगे नहीं। पीछे कितने बच गए आपके पास, 87, यही बात कर रहे हैं ना, 87 नहीं बोल रहे हैं ना, 87 बच गया आपके पास, अराउंड लगा लो 87 बच गए। तो यहाँ पे आपने कोरम डिसाइड करना होता है। कोरम क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ का 10%, जो आपको चाहिए क्या करने के लिए, मीटिंग करवाने के लिए। लोकसभा में मीटिंग कब होगी, जब कोरम प्रेजेंट होगा। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543। जब 543 में से 10% मेंबर वहां पे प्रेजेंट होंगे, मतलब अराउंड 55 मेंबर प्रेजेंट होंगे, फिर लोकसभा की मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जब कोरम डिसाइड करते हैं उसमें इन सीट्स को कंसीडर नहीं किया जाता था, सिर्फ जो हमारे पास है एक्चुअल में एमएलए उनको कंसीडर करते थे। और इसमें से भी 4 सीट्स ऊपर वाले लद्दाख के रीजन को दी हुई थी, बाकी सारी की सारी सीट्स क्या है नीचे यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है उसके पास थी, राइट। इसमें इंक्रीज किया गया एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो आफ्टर डिलिमिटेशन इन 2020 टोटल सीट्स रोज टू 114 इंक्लूडिंग दोज फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अभी देखो लद्दाख में तो कोई सीट है ही नहीं, क्योंकि लद्दाख में तो चंडीगढ़ जैसा सिस्टम है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसमें 114 सीट्स आपको देखने को मिलती है, जिसमें से 24 सीट्स कहां पे है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। बाकी जो सारी की सारी सीट्स है वो कहां पे है, इंडियन यूटी के अंदर है। ठीक है, तो इसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला, और इसमें रिजर्वेशन के ऊपर खास तौर पर ये बात कर रहे हैं। एक में क्या कर रहे हैं, ये जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनके लिए सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट का मतलब क्या है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से उठ के जम्मू एंड कश्मीर, हमारे वाले जम्मू एंड कश्मीर में आए हैं, उनके लिए कुछ सीट्स हम क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। और सेकंड वाले में ना वहां पे एक सीट्स रिजर्व करने के लिए आपके पास एक कैटेगरी दी गई थी, दैट वाज वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस। जो जम्मू एंड कश्मीर का रिजर्वेशन एक्ट बोलता था उसको ना रिप्लेस करके, उस टर्म को रिप्लेस करके आपने क्या लिखना है, बैकवर्ड क्लासेस। क्योंकि ये अंडर प्रिविलेज्ड और वीक क्लासेस जैसा कंसेप्ट इंडिया के अंदर नहीं चलता था, ये जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा था 2004 में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं था। तो उस टर्म को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया वहां पे, बैकवर्ड क्लासेस। मतलब जैसे बाकी ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास रिसेंटली 105 जो अमेंडमेंट है वो हमें देखने को मिली है, जिसमें क्या बोला गया है कि जो स्टेट सरकारें हैं
वो डिसाइड कर सकती हैं कि किस कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार ही डिसाइड करती थी, अब स्टेट सरकार भी डिसाइड कर सकती है आफ्टर 105th अमेंडमेंट। रिसेंट वाली है 106 बात करती है, 106 टॉक अबाउट नॉट 5th, 106 टॉक अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। अभी तो हुआ ये 2023 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। उस दिन बताया तो था मैंने आपको, लोकसभा विधानसभा में जो आपकी सीट्स है 33% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, लोकसभा विधानसभा के लिए वो है, जॉब्स के लिए नहीं है। जॉब्स में ऑलरेडी रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, इट इज ओनली फॉर लोकसभा एंड विधानसभा में रिजर्वेशन, नॉट इन विधान परिषद और राज्यसभा। इट इज ओनली फॉर लोकसभा 33%। और प्रेजेंटली कितनी परसेंट वुमेन है लोकसभा में? प्रेजेंटली कितनी परसेंट वुमेन एमपीज हैं आपके पास? 11-12% नहीं। और रिसेंट डाटा बताओ, पहले तो 10% थी। 6% है, 16% नहीं 14% है। जो रिसेंट आपके 2019 के इलेक्शन हुए उसमें 14% जो एमपी चुने गए हैं लोकसभा में वो कौन है? वुमेन है। उसको हमने कितना कर दिया है? 33%। उससे पहले 2014 में 10% ही थे सारे, फिर वो 14 हो गया, मतलब थोड़ा बड़ा। अभी 33% सीट्स देनी ही वुमेन कैंडिडेट को है, आप बोल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली 33% वुमेन वहां पे आएंगी। दैट इज 106th अमेंडमेंट। 105th अमेंडमेंट इज अबाउट कि स्टेट को पावर दी गई किस क्लास को आपने बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है। सो दैट्स इट अबाउट। तो देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इटली लेफ्ट द BRI, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। कितनी बार हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? एक कॉरिडोर है आपके पास, जैसे मैंने आपको ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पढ़ाया था, याद है? डायग्राम बना के बताई थी यहाँ पे, जो इंडिया से यूरोप को कनेक्ट करता था। वैसे ही आप बोल सकते हो कि इंडिया के ऊपर पड़ता जो चाइना है, चाइना से आप लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया, तुम लोगों ने एंशियंट पढ़ लिया, खास तौर पे वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सिल्क रोड, जो चाइना से यूरोप तक कनेक्ट करता था, राइट? चाइना से यूरोप तक। अब 2013 में जब आपके जी जिनपिंग आए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, जो अभी भी प्रेसिडेंट है, तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुका है चाइना का, उस बंदे ने कोशिश की कि ये जो एंशियंट हमारा सिल्क रोड होता था इसको रिवाइव किया जाए, दोबारा से एक कनेक्टिविटी, एक कॉरिडोर बनाया जाए कि चाइना से रोड एंड रेलवे के थ्रू हम यूरोप के साथ सीधा कनेक्ट कर सके, जिससे क्या व्यापार आपका फास्ट हो जाएगा। एक तो इसमें ये है, एक आपके पास क्या है? ओशन रूट है, जो इंडिया के बिल्कुल क्लोज होके निकलता है, रेड सी से होता हुआ, यहाँ पे आएगा ना रेड सी, रेड सी से होता हुआ आपके अरेबियन सी से होता हुआ किसके साथ कनेक्ट करेगा? यूरोप के साथ। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें पहले इटली था, यूरोप की जो मेजर कंट्रीज है उसमें से इटली ही था जो इसका मेंबर था BRI का। इटली ने भी अब वहां से विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ना यूएस से बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। यूएस इसको बोलता है कि ये चाइना की एक स्ट्रेटजी है कि रास्ते में जितनी भी कंट्रीज आएंगी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के चक्कर में उन कंट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा जो है वो चढ़ जाएगा, और वो कंट्रीज हमेशा चाइना के नीचे दब के रह जाएंगी, जैसे पाकिस्तान है। याद करो, मैंने कई बार ये चीज डिस्कस की है, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वाले रीजन से निकलता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और उसके बाद यहां से कनेक्ट कर जाता है पाकिस्तान में। एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम क्या, बताओ बताओ जरा, मैंने ये सब बताया हुआ है पहले, है? गदावर, गवाधार कि चाबहार? इट्स गवाधार, इट्स गवाधार पोर्ट। चाबहार जो है वो आपको मिलेगा पाकिस्तान के साथ ईरान के अंदर, जो इंडिया के पास है। ये है आपका गवाधार पोर्ट। तो वो सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इंडिया का भी कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि चाइना ने बिना इंडिया की परमिशन के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से इसको निकाला, क्योंकि पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट? तो वो जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास है, जिसको हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, उसमें जो इटली था यूरोप के अंदर, उसने क्या किया है? विड्रॉ कर दिया।
उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ दिया। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इटली इज मेंबर ऑफ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग में यूएसए की सपोर्ट के साथ हमने स्टार्ट किया, जो मैंने आपको डिस्कस किया था उस दिन, राइट। तो मतलब इटली हमारी तरफ ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू चाइना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नीचे डायग्राम आपको बना के दी गई है कि किस तरीके से आपका ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलेगा। तो उसमें देखो, इटली द ओनली मेजर वेस्टर्न नेशन टू ज्वाइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन 2019 हैज कंफर्म्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ द ईयर एंड डेडलाइन। तो अभी 1 साल और था इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में, तो 1 साल पहले ये विड्रॉ कर गया। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ मैसिव ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म with the US labeling it as debt trap diplomacy। ऐसे वर्ड्स को याद रखो, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, डेट मतलब कर्जा, डेट ट्रैप मतलब कर्जे के जाल में फंसा दोगे आप। ये ऐसी डिप्लोमेसी है, इस तरीके के चाइना रिलेशंस बिल्डअप कर रहा है पाकिस्तान के साथ और बाकी छोटी मोटी जो अर्मेनिया वगैरह ये छोटी मोटी कंट्रीज है उनके साथ, कि वो चाइना के कर्जे के भार के नीचे दब के रह जाएंगी हमेशा के लिए, उनके झांसे में फंस के रह जाएंगी और कभी चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं हो सकी। यही चाइना कर रहा है। ये जो आपका नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका में भी चाइना यही सब कर रहा है। जो साउथ ईस्ट एशिया में छोटी छोटी कंट्रीज है, या एशिया में, साउथ एशिया में आपके पास श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, यहाँ पे चाइना यही सब कर रहा है, राइट। तो उसी को क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया है। इंडिया कॉरिडोर बना रहा है, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अप प्रोजेक्ट है, वो आप बोल सकते हो, जिसमें इंडिया की मंशा है ट्रेड को बढ़ाना। समझ रहे हो? पाकिस्तान बोल दे कि इंडिया इसमें ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, बोल सकता है। चाइना की भी मंशा जो है वो है ट्रेड को इजी करना, जिससे चाइना की ग्रोथ और हो सके। बट यूएसए उनका फ्रेंड कंट्री नहीं है ना, तो यूएसए तो उनके खिलाफ ही बोलेगा। तो यहाँ पे जब आप यूएसए चाइना की टसल के ऊपर कभी क्वेश्चन लिखो, तो उसमें ये लिख सकते हो कि यूएसए इसको ये बोलता है, आप नहीं बोलते उसको ऐसा, यूएसए बोलता है ये चीज, आपने ये बोलना है, इंडिया नहीं बोलता ये चीज, राइट। तो वो यूएसए के द्वारा बोला जा रहा है, आपका पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए ये, आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दोगे। देन नेक्स्ट देखो, इटली की अगर हम बात करते हैं, तो इटली के बारे में आपको पता होगा कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिलती है। मैप में देखो ध्यान से, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर आपको 2 सीज देखने को मिलते हैं। एक तो है एड्राइटिक सी, जो इटली के आपको राइट हैंड साइड देखने को मिल रहा होगा, और एक आपके पास है टेरेथ्रियन सी। टेरेथ्रियन सी की अगर हम बात करते हैं, ये इटली के आपको वेस्टर्न साइड पे देखने को मिलेगा। और ये जो एड्रियाटिक सी एंड टेरेथ्रियन सी है, ये एक तरीके से मेडिटेरेनियन सी का ही एक बड़े पार्ट में आ जाते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल भी हो सकते हैं, मैप बेस्ड भी, कि किन किन कंट्रीज का बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है, एड्रियाटिक सी के साथ किन किन कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, टेरेथ्रियन सी के साथ किन किन कंट्रीज का बॉर्डर लगता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, राइट। तो ये लोकेशंस आपने याद रखनी, इसमें लोकेशन ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली। नेक्स्ट वाला भी मैप बेस्ड ही आपके पास करंट अफेयर है, जिसमें हम खास तौर पे बात कर रहे हैं कि जो माउंट मेरापी है, माउंट मेरापी ऑफ इंडोनेशिया, ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है। इट इज वोल्केनिक, आप बोल सकते हो, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। मैंने आपको एक दिन बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीप्लेगो, आर्कीप्लेगो का मतलब क्या होता है? आर्कीप्लेगो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, और दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीप्लेगो कौन है? इंडोनेशिया, जिसमें अराउंड आपको 17,000 आइलैंड देखने को मिलते हैं। तो यहां पे देखो, इंडोनेशिया's माउंट मेरापी इरप्टेड इन सुमत्रा आइलैंड, resulting in tragic death of at least 11 hikers out of the group of 26, with the 3 successfully rescued। तो यहाँ पे जो आपका सुमत्रा है, अच्छा सुमत्रा कहाँ पे है? सुमत्रा के साथ इंडिया का कोई है कनेक्शन के नहीं? इंडोनेशिया में है, दैट इज ट्रू। कहाँ पे? ऑरेंज वाला, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से इंडिया है, यहाँ पे हमारे पास श्रीलंका है, यहाँ पे हमारे पास हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, और इसके पास यहाँ पे एक आपको बड़ा सा आइलैंड देखने को मिलेगा, दैट इज सुमत्रा।
इंडोनेशिया में ना दो बड़े आइलैंड है, एक सुमत्रा है, दूसरा है जावा। दूसरा है इस तरीके से जावा, जो इस तरफ आपको दिख रहा है बड़े वाला, ये वाला देखो यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला यहां तक इतना, दिस इज सुमत्रा। ये जो आगे आपको दिख रहा है दिस इज जावा। ये दोनों ही आपके पास मेजर है, और यहाँ पे जावा स्ट्रेट भी आती है, ये वाला एरिया, दिस इज जावा स्ट्रेट। और सुमत्रा के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो आपके पास इधर तक ये है थाईलैंड, और यहाँ पे है आपके पास मलेशिया, और यहाँ पे आपके पास सिंगापुर। हाँ, इंडियन ओशन में आ जाता है। और ये जो एरिया है, ये जो वाटर बॉडी है जो मलेशिया एंड सुमत्रा के बीच में, इट इज कॉल्ड एज मलक्का स्ट्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मलक्का स्ट्रेट, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये साउथ चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी। कई बार हमने इन चीजों को डिस्कस किया है। इंडिया का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये अराउंड 75 टू 80 किलोमीटर के अराउंड आप बोल सकते हो दूर है, किससे, सुमत्रा से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका इंडिया है, इंडिया का जो आइलैंड्स है उनके बीच में वो कितना का डिस्टेंस आपके पास देखने को मिलता है। इट इज क्लोजर टू सुमत्रा। हमें लगता है शायद कि हम श्रीलंका के बड़े क्लोज बैठे हुए हैं। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया के आइलैंड्स की भी बात करोगे, तो इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुमत्रा के हम ज्यादा क्लोज हैं एज कम्पेयर टू ये जो श्रीलंका वाला पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सुमत्रा में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट मेरापी, और ये जो माउंट मेरापी है ये वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनो से ही ये माउंटेन बना है, रिसेंटली ये इरप्ट हुआ है, एक्टिव वोल्केनो है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया के अंदर वोल्केनिक माउंटेन्स हैं या वोल्केनोस है? दो एक्टिव है, एक्टिव है दोनों। अंडमान में है, कौन कौन से, दोनों ही एक्टिव है? एक एक्टिव है, कौन सा एक्टिव वाला बताओ? वेरी गुड। तो यहाँ पे दो आपके पास आ जाते हैं, एक तो है बी से बैरन, और एक है एन से नारकौंदम। एक है बैरन, एक है नारकौंदम। नारकौंदम इज डोरमेंट, बैरन इज एक्टिव वोल्केनो। और ये दोनों आपको ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, आपको दोनों अंडमान के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, माउंट मेरापी इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो। क्या होता है स्ट्रेटोवोल्केनो, बताओ जरा मुझे, आपने पढ़ी है? अच्छा, वो कर गया, तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ी? अच्छा, ये बाद में आया था ना, तुम लोगों ने पढ़ी है। बताओ स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है? अच्छा, एसिडिक लावा से स्ट्रेटोवोल्केनो बनता है, आप ये बोल सकते हो। अच्छा, और इसमें क्या आपको लेयर्स मिलेंगी, अलग अलग लेयर्स में आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा। जब आप डायग्राम भी ड्रॉ करते हो तो आप ऐसे ड्रॉ करते हो, इस तरीके से कि लेयर्स हैं यहाँ पे, इस तरीके से। यहाँ पे बीच में आपके पास वेंट है जहां से ये वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, लेयर्स की फॉर्म में। बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होता है ये, ठीक है, जेंटल स्लोप आपको थोड़ी देखने को मिलती है, और लेयर की फॉर्म में ये देखने को मिलता है। ये आप पढ़ोगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है, ये करंट अफेयर का मुद्दा नहीं है, इट इज ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है जो आपको क्या है, इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलता है, रिसेंटली इरप्ट हुआ है 1548 से 1548 से, मतलब मिडिवल इंडिया की बात करें तो तब से अब तक ये बार बार इरप्ट होता रहता है। सो इट इज एक्टिव वोल्केनो। अच्छा, ये एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो का क्या कंसेप्ट होता है, किसको डोरमेंट बोलेंगे, किसको एक्टिव बोलेंगे? कुछ टाइम पीरियड कितना, ऐसे हवा में थोड़ी ना टाइम पीरियड चलेगा। अच्छा, 100 साल तो बहुत कम होते हैं। एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है कि ऐसा वोल्केनो जो पिछले 10,000 सालों में कभी ना कभी इरप्ट हुआ है। अगर पिछले 10,000 सालों में कभी कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ, दैट इज एक्टिव। अगर कोई पिछले 10,000 सालों से इरप्ट नहीं हुआ, दैट इज डोरमेंट।
बट चांसेस है कि आगे जाके वो इरप्ट हो सकता है। एक होता है डेड वोल्केनो, जो ना तो पिछले 10,000 सालों से इरप्ट हुआ है, ना ही आगे उसकी इरप्शन का कोई चांस है। तो 10,000 साल यहाँ पे आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग आपके पास टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर सिविल सर्विसेज एक टॉपिक आपको दिया गया है, सिविल सर्विसेज के एथिक्स एंड ऑल, उसके ऊपर ये आपका करंट अफेयर है। तो देखो, द आर्टिकल एड्रेसेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, emphasizing its paradoxical nature of being too large bureaucratically but too small in terms of personnel। वैसे तो पर्सोनल का मतलब क्या होता है, वर्कर जो है, जो ब्यूरोक्रेसी में है ना, वर्कर्स जो काम करते हैं, आपके जैसे लोग जो आगे चल के काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। मतलब इंडिया में ज्यादातर चीजें सरकार जो करती है, सरकार डिपेंडेंट रहती है किसके ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। ब्यूरोक्रेसी मतलब अफसर्स, अफसर्स मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अफसर आपके पास होते हैं, उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो। बट उन अफसर्स की कमी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है अफसरों के ऊपर, लेकिन अफसरों की गिनती कम है, जिससे क्या होगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, डिलेज आपको देखने को मिलेंगे, वर्कलोड बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो स्टेटस ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, तो उसमें देखो, इंडिया हैज अ वास्ट एंड इंट्रिकेट ब्यूरोक्रेसी एम्प्लॉइंग ओवर 4 मिलियन पीपल। हमारे देश में 4 मिलियन के करीब लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में आप बोल सकते हो, इन्वॉल्व है, राइट। लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं, इस चीज को भी ध्यान में रखना। In the G20 group, India has the smallest number of civil servants per capita, approximately half of the Indonesia and China and about third of that of UK। अगर हम बात करें ना कि हमारी 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे कितने सिविल सर्वेंट हैं, तो ये बहुत कम है एज कंपेयर टू चाइना, इंडोनेशिया, यूके, काफी पीछे हैं हम। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मान लो मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मैं कितने लोगों को सर्व कर रहा हूँ, मैं 50,000 को सर्व कर रहा हूँ कि 10,000 को कर रहा हूँ कि 1 लाख को कर रहा हूँ कि 5 लाख को कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली जितनी कम जनता होगी, जितनी कम जनता के पीछे एक सिविल सर्वेंट होगा, उतना ही इफेक्टिवनेस आपको उस चीज की देखने को मिलेगी। तो चाइना में पॉपुलेशन हमसे कम है प्रेजेंटली, लेकिन पर पॉपुलेशन आप बोल सकते हो जो ऑफिसर्स है उनकी गिनती अच्छी खासी है, ऑटोमेटिकली वो इफेक्टिव रहेगा। जैसे रिसेंटली एक चीज और हमें देखने को मिली थी कि ये यूपीएससी का जो पेपर आपका हुआ 23 वाला, उसमें सी सेट को बड़ा टफ कर दिया। तब डिबेट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तब ये डिबेट यही छिड़ी थी कि अगर देखो आप सी सेट को इतना टफ करोगे, आप अपॉइंट कर रहे हो एक ऐसा बंदा, इंजीनियर नहीं अपॉइंट कर रहे आप, है ना, कोई मैथमेटिशियन नहीं आप अपॉइंट कर रहे, आप अपॉइंट कर रहे हो जर्नल सर्विसेज के लिए एक बंदा। तो आप वहां पे ये कैसे बोल सकते हो कि अगर आपको चाहे जीके में तो आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, जर्नल स्टडीज में आपके अच्छे नंबर है, लेकिन आप एप्टीट्यूड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप पेपर नहीं दे पाओगे आगे मेंस का। अब यहाँ पे देखो, मान लो कोई इंजीनियर बंदा था, उसने जर्नल स्टडीज को ठीक ठाक पढ़ लिया और उसके ठीक ठाक से नंबर आ गए। आपने एक चीज और देखी होगी, जो आपका कट ऑफ है वो डाउन जा रहा है। डाउन जाने का मतलब क्या है, जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अच्छे अच्छे नंबर लेके आते थे, जो जीएस में अच्छे नंबर लेके आते हैं जीएस 1 में, वो क्या है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में, मतलब एप्टीट्यूड के पेपर में अच्छे नंबर लेके नहीं आ पाते। जिसकी वजह से आप क्या करते हो, जो एप्टीट्यूड में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं लेकिन जीएस 1 में उनके नंबर कम है, उनको भी इंक्लूड कर रहे हो, तभी तो कट ऑफ नीचे जा रही है। अगर आप ये सी सेट वाला पेपर हटा दो, तो आपकी कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एप्टीट्यूड की वजह से प्रीलिम को क्लियर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिला कि आप जर्नल सर्विसेज में इंजीनियर बिठाना चाहते हो, तो वो जर्नल सर्विस इफेक्टिव कैसे होगी, मुझे ये बताओ, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके के मुद्दे हमारे सामने आते हैं। सी सेट काम होता है आपकी, देखो मैथ आपको पढ़ाया जाता है आपकी मेंटल एबिलिटी को बिल्डअप करने के, आपकी मेंटल एक्सरसाइज करवाने के लिए। जब आप फील्ड में जाते हो तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस आनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी जैसे ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। कई बच्चे आपने देखे होंगे, उनसे ना पेरेंट्स जो होते हैं या फिर जो रिश्तेदार होते हैं, वो पूछते हैं ये तेरा क्या लगता है, उसको पता नहीं चलता ये मेरा क्या लगता है।
मतलब क्या है, रीजनिंग एबिलिटी इज डाउन। कई बच्चे होते हैं बता देते हैं ये मेरे इसके उसका ये तो मेरा ये लगा, दैट इज ब्लड रिलेशन। ये इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं सीसेट के अंदर। क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी रीजनिंग एबिलिटी मतलब कनेक्टिविटी, मतलब बैठे बैठे आप कनेक्शंस बना लेते हो दिमाग में कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे मैं कर सकता हूँ, ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, वो सारी चीजें वो तो चाहिए ना आपको। लेकिन बेसिक बहुत ज्यादा नहीं। आप अगर बैंकिंग की रीजनिंग यहाँ पे डालने लग जाओगे तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो चाहिए ही नहीं इतना हमें। हमने बैंक में थोड़ी ना, हमने कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है, हमने नंबरों के साथ थोड़ी ना खेलना है। हाँ, एक जर्नल सा तो सबको चाहिए। चाहे जैसे आपने अपनी मदर्स को देखा होगा या कईयों के फादर होते हैं, मेरे फादर है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे टिप्स पे रहती हैं उनके। उतना अच्छे से आप भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, उससे पहले वो कर देंगे। दैट इज आप बोल सकते हो मेंटल एबिलिटी, वही चाहिए होती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ऑल्सो इंडिया हैज द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग 1365 इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, 703 इन इंडियन पुलिस सर्विसेज, 1042 वैकेंसीज एग्जिस्ट इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड 301 इन द इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। मतलब इतने ऑफिसर्स हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है, कमी है ऑफिसर्स की। आईएएस कोई बहुत, आपने देखा होगा कि अराउंड 180 आईएएस रखे जाते हैं हर साल, अराउंड 180। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है, इसको फुलफिल भी तो करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक ही साल में निकाल दो कि हमने 1365 आईएएस भर्ती करने हैं। इतनी तो टोटल पोस्टें नहीं होती, कितनी होती है इस बार? सबसे ज्यादा 2023 वाले में आई थिंक 1000 समथिंग थी, है ना, कुछ ऐसे ही था। वैसे 800-900 के अराउंड होती है टोटल पोस्ट। अब उसमें से 180 जो पहले वाले होते हैं उनको रखा जाता है ऐसा आईएएस, जिन्होंने प्रेफरेंस भी आईएएस को दी है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे होते हैं कि तीसरा चौथा रैंक आया लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस को दी है, तो उनको आईपीएस ही मिलेगा, उनको आईएएस नहीं मिलेगा। फिर जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस भी आईएएस दी है और पहले 180 में वो आ जाते हैं तो उनको आईएएस मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कमी है आईएएस की, समझ रहे हो? तो इसीलिए इस बार ज्यादा पोस्ट जो है वो निकाली गई थी, आपके पास कुछ ज्यादा पोस्ट निकाली गई। सिविल सर्विसेज में कमी है, आप बोल सकते हो, वैकेंसीज हर जगह है, आईपीएस में भी हर जगह है। नेक्स्ट देखो, मेजर ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंज हमें देखने को मिल रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। प्रोफेशनलिज्म की आपके पास कमी है, जिसकी वजह से क्या है, रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स इशू। ये होता है जब आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना आपको नहीं आता है, चीजों को मैनेज करना नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आप अपने काम को सही ढंग से संभाल नहीं पाओगे और एफिशिएंसी आपके वर्क की नहीं बन पाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इनइफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम। अगर आपने कभी सुना हो तो ये जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, तनख्वाह कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर आप बहुत सीनियर पोस्ट पे भी बैठे हो, सेक्रेटरी वगैरह बैठे हो, आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 2 लाख या 2.5 लाख। इतनी तनख्वाह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लेता है, और वो भी स्टार्टिंग ईयर्स में। 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, उसको इतनी तनख्वाह मिलती है। और स्टार्टिंग में उसको मिलती है 60-70 हजार, 2-3 सालों के बाद 1.5 लाख 2 लाख के करीब उसको मिलती है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को। और ये सिविल सर्वेंट जो 24 आवर काम करते हैं, इनकी मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख तक जाती है। आपकी स्टार्टिंग होती है 60,000 से, 60-65 हजार से स्टार्ट होता है। कुछ सालों के लिए उतना ही मिलता है, बोल सकते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड ऑल इतना ही मिलता है। उसके बाद जाके लाख के करीब होती है। मेरी चाची हैं, वो सी सर्विसेज में आती है, टीचर हैं वो, जो होते हैं ना अपने ये टीपी टीचर्स, टीपी होते हैं, पीटी नहीं, पीटी, डीपी से ऊपर होता है, पीटी होते हैं फिजिकल ट्रेनिंग वाले। उनकी सैलरी कितनी है? 95,000। और उन्होंने किया क्या, +2 के बाद एक ये कोर्स होता था, ये अभी तो अलग चीज होगी है, टेट नहीं, एक अभी जैसे करते हैं ना हमारे पास बीपीएड करते हैं। बीपीएड क्या होता है? बीपीएड क्या होता है? बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप बोल सकते हो। 3 साल का होता है, उस टाइम पे 1 साल का जैसे डिप्लोमा नहीं होता वैसे हुआ करता था। +2 के बाद 1 साल उन्होंने वो लगाया हुआ है और इतनी सैलरी है। और एक बंदा आईएएस बन रहा है, उसकी 95,000 सैलरी नहीं होती शुरू में, 3-4 साल के बाद जाके होती है, और लगातार लंबे समय के लिए लाख रुपए रहती है,
समझ रहे हो? मतलब ये बहुत बड़ी गड़बड़ है एक तरीके से, क्योंकि ये जो सैलरी दे रहे हैं पंजाब सरकार दे रही है, और पंजाब सरकार की सैलरी थोड़ी सी हाई रहती है एज कम्पेयर टू बाकी आसपास के जो एरियाज होते हैं ना, तो काफी ये मोटिवेशन ही आएगी ना उनको फिर काम करने में, जब पैसा अच्छा खासा नहीं मिलेगा। Then rigid and outmoded rules, it hinders the adaptability and innovation and bureaucratic red tape. तो यहाँ पे जिस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं बड़े रिजिड हैं, आप बोल सकते हो, चेंज ओरिएंटेड नहीं है। तभी तो बोलते हैं कि ये जो आपकी रिटायरमेंट की एज है इसको कम कर दो, जो कि पुराने पुराने वाले जल्दी से आप निकालो, और नए जो अडेप्टेबल है, आप बोल सकते हो बच्चे इस नई टेक्नोलॉजी के साथ। एक आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है मान लो सेंटर में सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर, उसको इंस्टाग्राम नहीं चलाना आता है, उसको फेसबुक नहीं चलानी आती, उसका नुकसान कुछ नहीं होगा। नुकसान ये होगा कि वो उस वाले स्फीयर से पीछे रह गया है कहीं ना कहीं, उसको इंस्टाग्राम की नॉलेज नहीं कि इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। तो फिर वो एक अच्छा आइडिया कैसे दे पाएगा कि कैसे रोका जा सकता है, क्या चेंजेस करवाए जा सकते हैं, कैसे डाटा प्रोटेक्शन हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपकी मेंटल हेल्थ को या मेंटल स्टेट को समझना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि आज के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, ये किस तरीके से सोचते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। दैट इज अपने आप को अपडेट करना। हाँ, क्या चीज होती है, जैसे बोला जाता है कि जो मोस्ट अपडेटेड होते हैं ना हमारे समाज में, दोज आर टीचर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर एक के बाद एक नए जनरेशन के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो बच्चों के, जैसे मैं आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि तुम लोगों का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, समझ रहे हो? लेकिन ऑफिसर्स के साथ इस चीज की हमें कमी देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, प्रॉब्लम्स है सारी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अच्छा ये बड़ा, अगर मान लो आपने ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं रिस्ट ब्लोवर। रिस्ट ब्लोवर मतलब जो क्या करता है, मतलब समय रहते सीटी बजा देता है। सिंपल मतलब ये है कि समय रहते सीटी बजा दी कि ये गड़बड़ कर रहा है, कंप्लेंट कर दी उस चीज की, अब वो बंदे का बचना मुश्किल हो जाता है। अगर एक लो रैंक का ऑफिसर अपने हायर ऑफिसर की कंप्लेंट करे तो उसकी ऐसी की उसकी, मतलब करियर की तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, आप बोल सकते हो, जो नहीं होनी चाहिए, जो ऑफिसर्स के काम को डिले कर देती है और इफेक्टिवली नहीं कर पाते। देन इरोजन ऑफ द एथिक्स एंड वैल्यूज, ये बड़ा गड़बड़ है। अब एथिक्स का जो सब्जेक्ट है ये आई थिंक 2013 के बाद ऐड किया गया है, जहां तक मुझे याद है, आसपास इधर ही है कहीं, मतलब इसी टाइम पीरियड में एथिक्स वाला जो एक स्पेसिफिक जीएस पेपर 4 ऐड किया गया है। क्यों किया गया है, क्यों पढ़ा रहे हैं सिविल सर्विसेज वालों को एथिक्स? क्योंकि उनके एथिक्स बहुत वीक होते जा रहे हैं। क्यों हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं? जैसे नॉर्मली फॉर एग्जांपल, जब मैं बोलूं कि इसमें बड़ा एटीट्यूड है और आप ऐसे ही बोलते हो कि बड़ा एटीट्यूड है इसमें, जब आप एटीट्यूड को पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि आप गलत बोलते हो। दैट इज नॉट एटीट्यूड, समझ रहे हो? एटीट्यूड होता कि आपके नजरिए में एटीट्यूड क्या है कि बड़ा इगोइस्टिक है, बड़ा अपने आप में बनता है, ये एटीट्यूड की डेफिनेशन है ही नहीं। उसको इगोइस्टिक बोलो फिर, बहुत ईगो है उस चीज को, है ना? तो ये एटीट्यूड है क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है एथिक्स में। ये सब आपको क्यों पढ़ाते हैं? जो कि आपको इन सब चीजों से अवेयर किया जाए। इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, इंटीग्रिटी क्या होती है? ऑनेस्टी की बात करते हैं, ऑनेस्टी क्या होती है? व्हाट इज ऑनेस्टी? अब ये नहीं बोल सकते ईमानदारी, दैट इज ट्रांसलेशन। ये 3-4 दिन पहले वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मैंने डाला हुआ था, उसके ऊपर नीचे किसी ने कमेंट किया कि सर जो रेफरेंडम होता है वो क्या लिखा था मैंने, बदलाव नहीं होता, वो होता है पुनर्जागरण। उससे बड़ा बेवकूफ बंदा कोई नहीं मुझे ये लगता है। अरे भाई मुझे भी पता है कि रेफरेंडम को जब आप ट्रांसलेट करोगे दैट इज पुनर्जागरण, लेकिन वो पुनर्जागरण है क्या? सोया हुआ तो कोई उसको उठा दिया, समझ रहे हो? आपने अक्सर मुझे देखा होगा जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ट्रांसलेशन की बजाय कोशिश करता हूँ सिंपल वर्ड आपको बताऊं। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम की टाइम पीरियड में, पुनर्जागरण के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, 15th 16th 17th सेंचुरी में हमें यूरोप के अंदर देखने को मिला कि सोशल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, है ना? पॉलिटिकल लेवल पे कुछ चेंजेस, कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। आर्ट लिटरेचर, एक नया आर्ट एंड लिटरेचर हमें बिल्डअप होता हुआ देखने को मिला, मतलब चेंज का दौर था वो, मतलब समाज चेंज हो रहा था, समाज डेवलप हो रहा था, इसलिए मैंने उसको बोला बदलाव। वो है ही एक्चुअल में बदलाव।
वर्ड्स के ऊपर लोग उलझ के रह जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि रेफरेंडम है क्या। और दूसरी चीज, रेफरेंडम इज अ लैटिन वर्ड, इट इज अ लैटिन एंड फ्रेंच भाषा का वर्ड, दोनों से मिलके बनता है रेफरेंडम, उसको आप ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। जैसे आप धर्मा जो शब्द है उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, धर्म को अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो क्या बनाओगे, रिलीजन, बट धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज नॉट रिलीजन एंड रिलीजन इज नॉट धर्म, दीज टू वर्ड्स आर टोटली डिफरेंट। हमेशा याद रखना, कोई भी वर्ड आपके पास आता है वो वर्ड उस कल्चर में डेवलप हुआ है और उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो मीनिंग है, उसी कल्चर की भाषा में आप उसको समझा सकते हो, दूसरे में नहीं समझा सकते। समझ रहे हो ये चीजें? तो इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। ये एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज कैसे डेवलप होती हैं एक बच्चे के अंदर। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको साथ ही साथ समझा रहा हूँ कुछ चीजें, तो आपके अंदर वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं एक तरीके से, समझ रहे हो? ये आपके कैरेक्टर को चेंज करेंगी। वही मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज अ वन इशू, दिस इज अनदर इशू, समझ रहे हो? तो सारे इश्यूज हम टैकल कर रहे हैं, दोनों को ही खत्म करने की जरूरत है। जो एथिक्स लेवल पे जो डिग्रेडेशन है वो भी नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही हमारी प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैट्रिमोनियलिज्म, पैट्रिमोनियलिज्म क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन विच ऑल पावर्स फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द लीडर। तो एक इस तरीके की गवर्नेंस का सिस्टम है जहां पे सारी की सारी पावर जो होती है वो एक लीडर के पास होती है, वो लीडर ही डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ये बोल सकते हो, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास डेप्यूटी कमिश्नर बैठा हुआ है, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट उसके हाथ में है, वो क्या करवाना चाहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वो जो डेप्यूटी कमिश्नर बैठा है वो हॉस्पिटल के डॉक्टर से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है? हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए? क्या वो टीचर से ज्यादा एक्सपीरियंस है कि स्कूल में क्या होना चाहिए? नहीं ना। तो सारी पावर उसको क्यों पकड़ा रखी है, आप बोल सकते हो, वो थोड़ा सा कम करने की जरूरत है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, बहुत सारे हैं जो चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल लाल बत्तियां हटा दी, नीली बत्तियां हटा दी, लोगों को बड़ा वो हुआ कि ये कैसे हटा दी भाई, है ना, ये तो हमारा प्रेस्टीज था, अब तो ये तो गलत हो गया। गुजरात में आपको कोई भी, आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो, आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता, बॉडी गार्ड, नॉट सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड नहीं आपको मिलता, आप अकेले घूम रहे होते हो अपने ड्राइवर के साथ। पंजाब में चार चार पांच पांच आसपास घूम रहे होते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि गुजरात का बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई खतरा है ही नहीं ऑफिसर्स को। और सबसे स्मूथ जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है काम करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफिसर्स को खतरा नहीं है, समझ रहे हो? और जब मान लो एक आईएएस ऑफिसर है, उसके ना जो गार्ड थे वो हटा दें, उसको लगेगा मेरी इज्जत चली गई, समझ रहे हो? दिस इज काइंड ऑफ प्रेस्टीज जो हम इस जॉब के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो एक्चुअल में होना नहीं चाहिए। ठीक है, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, नौकर हो आप जनता के। देन अगर हम बात, हाँ सही बात है, देन अगर हम बात करते हैं टेक्नोक्रेटिक गैप, दैट इज स्किल गैप अमंग द ऑफिशियल्स, ये हमें देखने को मिलता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये सब यूज नहीं करना आता, तो वो भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। देन कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद इन द डिपार्टमेंट, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में अगर आप बात करो कि एक आपके पास मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में एक ब्यूरोक्रेट बैठ जाएगा ऊपर आके, सारी पावर उसके पास रहेगी, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे जो बंदे हैं वो पागल है, सिर्फ वही है जिसको सब पता है, वो नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट के विद इन आपके पास जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अलग अलग चीजों की पावर डिवाइड कर दो कि ये तेरा मसला, ये मेरा मसला, ये उसका मसला, सब कुछ एक को मत पकड़ाओ, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं करनी है। देन यहाँ पे बात करते हैं कि सुजेशंस क्या हो सकते हैं हमारे पास। तो सुजेशंस देखो, सेपरेटिंग पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन को अलग कर दो, कि बनाने वाले अलग हो, इंप्लीमेंट करने वाले अलग हो, बनाने वालों का इंप्लीमेंट करने वालों के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बनाने वाले मतलब लेजिस्लेटर्स, एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, यही है पॉलिसीज बनाने वाले, या फिर लॉ बनाने वाले आप बोल सकते हो, या फिर मिनिस्टर्स हैं जो खास तौर पे पॉलिसीज बनाते हैं और उन पॉलिसीज को एमपीज पास करते हैं। इनका कंट्रोल रहता है सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप पॉलिसी बना दो, उसको बेस्ट तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो सिर्फ आप ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर छोड़ दो, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, आप बोल सकते हो, राइट? ये एक सुजेशन है यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल भी,
Experiences in countries such as Australia, Malaysia, United Kingdom shows that separating policy making and implementation responsibilities expedites execution and encourages the innovations, making the program better suited to the local context. Right? तो अगर आप ये चीजें अलग करते हो, पॉलिसी मेकिंग का काम अलग करते हो, इम्प्लीमेंटेशन का काम आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऊपर छोड़ देते हो, तो ज्यादा बेहतर रहता है। वो अपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि ये मैं लॉ लेके आ रहा हूं, मान लो मैं एक एमपी हूं, हमने एक लॉ बनाया या मिनिस्टर ने एक लॉ बनाया, मैं बोल दूं पूरे देश में ना लॉ इसी तरीके से इंप्लीमेंट करवाना है, नहीं हो सकता। पूरे देश में क्या एक जैसे सर्कमस्टांसेस है, नहीं हो सकता है। पंजाब में हो जाए इंप्लीमेंट, यूपी में ना हो पाए उस तरीके से। आप तरीका मत बताओ कैसे इंप्लीमेंट करना है, आप सिर्फ लॉ बनाओ। वो जो ऑफिसर्स बैठे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट के अंदर भी आपकी वेरिएशंस हो सकती है कि इसमें ये हो सकता है ऐसे, इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, वो छूट उनको दो कि आप अपने बेसिस के ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। उससे क्या होगा, इंप्रूव होगी चीजें। सब एग्री नहीं करते और हर एक चीज हर जगह एक ही तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं हो सकती है। देन डेलीगेटिंग पावर्स टू द फ्रंट लाइन फंक्शनरीज। फ्रंट लाइन फंक्शनरी जैसे फॉर एग्जांपल कि जब हमारे पास कोविड आया, फ्रंट लाइन वर्कर कौन थे, हेल्थ वर्कर्स, दोज वर फ्रंट लाइन वर्कर्स। हर एक डिपार्टमेंट में फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं जो एक्चुअल में जाके काम करते हैं, समझ रहे हो ये बात को, जो एक्चुअल में जाके काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट है हमारे पास, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मैंने है ना, तो कैसे पढ़ाना है ये मैं बता सकता हूँ। अगर रिसेप्शन पे मैडम बैठे वो नहीं बताएंगे, वो आपको क्या बताएंगे, रिसेप्शन कैसे संभालनी है। जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो मैडम वो आपको ये नहीं बताएंगे पढ़ाना कैसे, वो आपको ये बताएंगे काउंसलिंग कैसे करनी है, समझ रहे हो। तो जो जो जिस डिपार्टमेंट में बेस्ट है उसको उसका काम करने दो, ठीक है। आप मत बताओ, कई बार क्या होता है ऊपर बैठा हुआ ऑफिसर बताता है कि ऐसे करना है वैसे, तू कभी भाई फील्ड में जाके नहीं तूने देखा, तुझे कैसे पता क्या करना है क्या नहीं करना। वो उनको करने दो जो काम उस करने में माहिर हो चुके हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देन फाइलिंग द टेक्नोक्रेटिक गैप। अच्छा ये बड़ा अच्छा वर्ड मुझे लगा, टेक्नोक्रेटिक। टेक्नोक्रेटिक मतलब टेक्नोलॉजी की कमी किसमें, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, तो बोल दिए टेक्नोक्रेटिक गैप। ये वर्ड आपने यूज करना है जब भी बात आएगी ब्यूरोक्रेसी की, उसकी प्रॉब्लम्स की, ठीक है। टेक्नोक्रेटिक गैप मतलब जो सिविल सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी की जो अवेयरनेस की कमी है, टेक्नोलॉजी के यूज की जो हमें कमी देखने को मिलती है। देन अगर हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल स्ट्रेंथ टू सेबी एंड आरबीआई। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के ये जो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट वगैरह इन सबको संभालते हैं, और दूसरे हैं आरबीआई। इसमें ध्यान से देखो, जो हमारे देश का सेबी है जो स्टॉक मार्केट को संभालता है, हैज जस्ट अबाउट 800 प्रोफेशनल, whereas the counterpart in the USA, the US Securities and Exchange Commission has more than 4500 experts। अच्छा, सिक्योरिटी मार्केट यूएसए की बड़ी होगी कि इंडिया की बड़ी होगी, ये मतलब जो झंझट है जो काम है वो कहाँ पे ज्यादा होगा, इंडिया में। इंडिया में ज्यादा काम है, लेकिन आपके पास सिर्फ 800 बंदे काम करने के लिए सेबी में। और यूएसए का जो सेम डिपार्टमेंट है जो यही काम यूएसए में संभालता है, वहां पे 4500 बंदे हैं। तो मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है। हमारे देश में इसको छोड़ो, जुडिशरी में अगर हम बात करते हैं, टीचर्स की हम बात करते हैं, टीचर्स की कितनी कमी है स्कूलों में। हिमाचल में आप जाओ, पंजाब में आप जाओ, जो थोड़े से बैकवर्ड एरिया वहां पे जाके देखो, कई कई तो स्कूल ऐसे भी है जहाँ पे 4-4 5-5 क्लासेस को एक ही टीचर संभालता है। हिमाचल में तो ये बहुत ज्यादा है कि एक ही टीचर पूरे के पूरे स्कूल को संभाल रहा है, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास के सारे बच्चे वही देख रहा है। ये कमी हुई ना टीचर्स की, हर क्लास के लिए आपके पास टीचर नहीं, तो वो वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। देन अगर हम बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम चीज है। हमारे यहाँ पे आरबीआई में 7000 बंदे काम करते हैं, वहां पे यूएसए की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसमें 22000 बंदे काम करते हैं। मतलब कमी तो है ना। इंडिया से बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया से ज्यादा वर्कलोड तो वहां पे होगा नहीं। देन नीड फॉर मोटिवेटेड पर्सनल, जो आपके काम करने वाले हैं, जो वर्कर आपके हैं, मतलब जो आपके ऑफिसर्स हैं, वो क्या है, उनको मोटिवेट करना है आपने। तो मोटिवेशन के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो, रीवैल्यूएट द इंसेंटिव सिस्टम। सबसे पहले ये देखो कि तनख्वाह वगैरह जो उनको मिल रही है, जो इंसेंटिव्स उनको मिल रहे हैं, जो भी उनको आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वो इतनी अच्छी है कि वो बंदा मोटिवेटेड रहे। दूसरा, द पब्लिक सेक्टर मस्ट अट्रैक्ट इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल गुड। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो,
है ना? आपने क्या बताया था? आपने क्या बताया था? आपने बताया था कि मतलब मैं शुरू से बनना चाहती थी, मैंने सोचा था, या मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, इस तरीके से ना। जसमीन ने उस दिन जैसे बोला था, मुझे याद है, उन्होंने बोला था कि मैं बनना चाहती हूँ। मुझे याद है तुम लोगों ने क्या क्या बोला था, भूला नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को हम पूछते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो, वो ऐसे फेक सा आंसर देते हैं कि हम समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम ये करना, समाज में कंट्रीब्यूट करना है तो एनजीओ ज्वाइन करो, उधर जाके करो कंट्रीब्यूट, इधर क्यों ऑफिसर क्यों बनना है तुमने? तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाता है तो एक अपना अपना सोचो। अभी तुम्हारे पास मेरे अकॉर्डिंग 2-2.5 साल है, सोचो, हर दिन सोचो कि मैंने ऑफिसर बनना क्यों है। सोचते जाओ, तुम सोचो कि मैंने अच्छा इस वजह से बनना है, 2-4 महीनों के बाद तुम्हें पता चलेगा ये तो कोई बात बननी नहीं है, ये तो सही नहीं है। फिर सोचो कुछ नया, फिर सोचो, हर दिन सोचते जाओ कि अगर मेरे से कोई पूछता है कि मैंने ऑफिसर बनना है तो मैं क्या जवाब, ये बहुत बड़ा आंसर है। आप मेरे से भी पूछोगे ना, मैं भी बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मैंने क्यों बनना है ऑफिसर। कोई जजमेंट नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बता रहा मैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा जवाब आपको मैं नहीं दे पाऊंगा, कि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब पहली बार पेपर दिया, दूसरी बार, मतलब चेंज होती गई चीज, समझ रही हो ये चीज? और आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी इच्छा को भी दर्शा दे, और आप समाज के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत झलक होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैंने समाज के लिए तुम नहीं करते हो, मानो इस बात को, कोई मर्जी हो। अगर मान लो तुम बोल रहे हो कि मैंने समाज के लिए करना है, तुमने अब तक क्या किया वो बताओ? क्योंकि अगर तुम्हारा नेचर ही है कि समाज के लिए मैंने कुछ करना है, तो अभी तक तुमने जो 22, 23, 24, 25, 27 जितने भी साल निकाले हैं, अब तक समाज के लिए किया? क्योंकि जितने तुमने निकाल दिए इतने ही बाकी बचे हैं, तो जितना अब तक किया होगा उतना नहीं आगे कर दोगे। समझ रहे हो ये चीज? जिसने समाज के लिए करना होता है वो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहे हैं, कर रहे हैं ना बंदे काम। वो आगे चल के भी एजुकेशन सिस्टम में वो चाहते हैं कि देखो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए उस चीज के लिए, जहां पे मैं इस वाली अपनी फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैंने सोशल सर्विस करनी है, तो कुछ उसका प्रूफ दो कि तुमने अब तक क्या किया है। क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे पहले प्लेटफॉर्म दो फिर मैं करके दिखाऊंगा, क्यों यकीन करें भाई तुम्हारे ऊपर? हो सकता है तुम ना कर पाओ। तुम प्रूफ दो कि मैं इतना कैपेबल हूँ, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं बहुत और अच्छा परफॉर्म करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कटिंग एंड ब्रीडिंग ग्रुप ग्राउंड्स ऑफ करप्शन। अच्छा, ये करप्शन जो है, करप्शन क्या होता है? कैसे खाना? खाने की तरह खाना? हम्म, अपने फायदे के लिए काम करना। करप्शन का बेसिक मतलब होता है कि पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना खुद के पर्सनल गेन के लिए। पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप कर रहे हो खुद के पर्सनल गेन के लिए, उसको आपने यहाँ पे रोकना है। तो इम्प्लीमेंट मॉडरेट पे रेजेस, ensuring a balance between attracting talent and preventing corruption, consider reducing the upper age limit for the government jobs to promote the dynamic workforce। वही सारी बातें आ गई कि आपके रिटायर होने की एज क्या होगी, ज्यादातर कम की जाती है जब ब्यूरोक्रेट की हम बात करते हैं, बढ़ाते नहीं। आप उनको यूज कर लो, बाद में यूज कर लो, एज ए एडवाइजर यूज कर लो बाद में, जब रिटायर हो चुकी है अपनी पोस्ट से। लेकिन जल्दी से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैंने एक 55 साल का पुलिस में बंदा है, उसको मैं फील्ड में रखे हुआ हूँ, उसका कोई फायदा है? नहीं। उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, उसने जो सीखा है उसका फायदा उठाओ पॉलिसी मेकिंग में, उसको फील्ड में मत रखो। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग हो चुके हैं पुलिस वाले और बेचारे अभी भी क्या है, वो डंडे लेके खड़े हुए हैं चौंक्स पे, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। या तो उनको प्रमोट करो या फिर उनको रिटायर करो। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा, मैंने आपको बताता हूँ कि असम के अंदर आया था कि आपका ना बॉडी मास इंडेक्स नहीं होता, कि अगर आप बॉडी मास इंडेक्स में फिट नहीं बैठते हो तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। पुलिस वालों में ये आया था, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली भी आप फिट नहीं हो सकते। और ये फील आप फील करना, इस चीज को मैंने बहुत बार फील किया है कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मेंटली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हो, जब आप नहीं करते हो आप बहुत लेजी, और पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता है। ठीक है, ये हर एक के लिए है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव इस चीज के रिलेटेड लिए गए हैं, तो सबसे पहले आपके पास मिशन कर्मयोगी आता है। तो तुम लोगों ने पढ़ के आना है इसके बारे में, व्हाट इज मिशन कर्मयोगी। ये खास तौर पे सिविल सर्विसेज के बारे में, और ये आपके सिलेबस में भी आएगा। खास तौर पे सिविल सर्विसेज में आप बोल सकते हो कैपेसिटी बिल्डिंग का ये प्रोग्राम है, कैसे बेहतर किया जा सकता है सिविल सर्विसेज को। मिशन कर्मयोगी नीचे दिया गया बेटा। देन अगर हम बात करते हैं लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है कि मान लो आप प्राइवेट जॉब में काम कर रहे थे, है ना, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर सरकारी नौकरी में सीधा रख लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज लेटरल एंट्री। ये होती है सिविल सर्विसेज में कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि आप ना पीसीएस का एग्जाम कर लो क्वालिफाई, उसमें इतने सालों के बाद आईएएस बन जाओगे। वो क्या है, एक तरीके से प्रमोशन बोलो या लेटरल एंट्री उसको बोलो। लेटरल एंट्री में खास तौर पे होता है कि कोई बंदा प्राइवेट जॉब में काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब में जिस बंदे के पास मान लो बैंकिंग के सेक्टर में जिस बंदे के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसको लेके आओ आरबीआई में सीधा। उस टाइम पे देखो वो उसकी एज तो एलिजिबल नहीं है, वो एज के अकॉर्डिंग काम करने के लिए वहां पे जॉब के लिए, लेकिन उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर सीधा उसको नौकरी दो। समझ रहे हो, ये एक अच्छी चीज है जो सरकार ने की है। देन अगर हम बात करते हैं स्वामित्वा जो स्कीम आपकी है, आ रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन द रूरल इनहेबिटेड एरियाज बाय मैपिंग लैंड पार्सल यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की एक पॉलिसी है, जिससे क्या है कि गड़बड़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। मतलब हर एक चीज, जैसे आपके पास आरटीआई है ना, आज के टाइम पे आरटीआई हमारे पास सबसे बड़ा टूल है एक तरीके से बोल सकते हो जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो सरकार ऐसी ऐसी चीजें लेके आए जिससे क्या है वर्किंग ट्रांसपेरेंट हो सके, राइट। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके जो ऑफिस है उसमें कैमरास लगे होंगे, रिकॉर्डिंग होगी प्रॉपरली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें अ न्यू एथिक ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, क्या क्या चीजें, क्या क्या एथिक सिविल सर्वेंट के अंदर होने चाहिए। सबसे पहले है सेल्फलेस सर्विस एंड एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एम्पैथी। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। ये सिलेबस में दिया हुआ है एथिक्स के। सिंपैथी क्या होता है, सिंपैथी समझा दो उतने में आपको एम्पैथी समझ आ जाएगी। कंपैशन क्या होता है, कंपैशन दया तो वो होती है ना। फिर है नाम ऊंचा करना, सिंपैथी। वो हम बोलते बड़ी सिंपैथी ले रहा है, सिंपैथी गेन करना उसका मतलब क्या, सिंपैथी आप गेन कर रहे हो, सिंपैथी तो आपको कोई दूसरा प्रोवाइड कर रहा है। सिंपैथी है क्या, किसी के दुख में उसका सहारा बनना, आप ये बोल सकते हो, दैट इज सिंपैथी। कि कोई बंदा जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं उसको बोलूं ये मुझे बड़ा बुरा फील हुआ आपके साथ ये चीज हुई, कोई बात नहीं, ये दैट इज सिंपैथी। समझ रहे हो। एक होता है मान लो इसके साथ कुछ बुरा हुआ और मेरे साथ भी वो हुआ है, मैं इसकी फीलिंग्स को समझ पाऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या फील कर रहा है। समझ रहे हो ये बात है। जब मान लो एक क्रिटिकल एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक लड़की का रेप हुआ, सारे लोग आएंगे उसको बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं बहुत बुरा हुआ आपके साथ, जब वैसे भी बैठेंगे घर पे जाके भी बात करेंगे यार बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, है ना। मतलब ऑनेस्टी के साथ वो उस चीज उसके दुख के ऊपर अपना दुख जो है वो दर्शा रहे हैं कि बड़ा बुरा हुआ, लेकिन क्या वो एक्चुअल में फील कर सकते हैं जो वो फील कर रही है, नहीं। जब आप एक्चुअल में मान लो एक लड़की है उसका भी रेप हुआ तो एक दूसरी लड़की का रेप हुआ, वो बता सकती है आपको कि वो क्या फील कर रही है, और उसके लिए उसको जो दुख लगेगा दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। अपना समझना आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तब तक आप अपना नहीं समझ सकते जब तक आपके साथ वो चीज नहीं होगी, ठीक है। तो एम्पैथेटिक होने की हमें जरूरत है। आप सोच के देखो कि अगर आपको लग रहा है कि मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, मैं बताता हूँ एम्पैथी के एग्जांपल मेरे अंदर है थोड़ी बहुत। आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको कुछ भी पढ़ा के चला जाऊं, वो कौन करता है, कुछ भी पढ़ा के चला जाए, कुछ भी बकवास करके चला जाए, जो एम्पैथेटिक नहीं है, जिसको फर्क नहीं पड़ता, जिसको ये है कि मुझे लेक्चर का पैसा मिल गया, मैंने कुछ भी पढ़ाया मैं चला गया,
एक होता है कि मैं ये सोचूं कि नहीं, अगर मैंने इनको गलत पढ़ा दिया ना तो ये गलत रास्ते पे चले जाएंगे, और मैं इनको भटकाना नहीं चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि मैंने भी कुछ टाइम के लिए जैसे कोचिंग ली थी, तो कुछ और ही करा दिया उन्होंने, मतलब कुछ गलत ही रास्ते पे तोड़ दिया। वो तुम ना जाओ, दैट इज माई एम्पथी टूवर्ड्स यू पीपल, समझ रहे हो? दैट इज एम्पथी। इस तरीके के एम्पैथेटिक हमें सिविल सर्वेंट्स चाहिए। देन अगर हम बात करते हैं ड्यूटी बाउंड टू ड्राइव इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम आत्म महोत्सव टू अमृत काल, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं अमृत काल जो है दैट इज सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, जो आपका आत्मनिर्भर भारत है, उस तरफ को हमने जाना है। अभी हम ट्रांजिशन फेज में है। इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले 10 सालों में ऐसी ऐसी चीजें इंडिया में हुई हैं जो पिछले 50 सालों में नहीं हुई होंगी। जैसे कि बताओ, जैसे कि मेक इन इंडिया आ गया, अच्छा ठीक है, हाँ ये भी अच्छी चीज है। और हम्म आत्मनिर्भर वो तो चलो हमारा भी मिशन है ना। क्या ऐसा पिछले 10 सालों में अलग हुआ है जो पिछले 50 सालों में नहीं हो पाया? बताओ। इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हुए हैं, अच्छा। और इसके बजाय आप ये बोल सकते हो कि इंटरनेशनली इंडिया का जो स्टेटस है वो स्ट्रांग हुआ है कंपेयर्स टू पहले। पहले इंडिया को इतनी बड़ी कोई पावर नहीं समझा जाता था, आज वर्ल्ड में इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, कंसिडर करते हैं आप, बोल सकते हो। और कुछ भी बताओ, एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग आप बोल सकते, कुछ भी। ओके। और इकोनॉमी जो है ग्रो हुई है, ओके। और इतना तुम इतना वो क्यों पूछते, सिंपल सिंपल क्यों नहीं बताते? पिछले 10 सालों में तुम्हारे पास 2G, 3G, 4G, 5G आ गया। उससे पहले क्या तुम्हारा इतना अच्छा था कनेक्टिविटी? रिमोट एरियाज के साथ तुम कनेक्ट कर पाए हो। पिछले 10 सालों के अंदर आपको इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिली है। ये चीजें क्यों नहीं तुम बेसिक बेसिक चीजें बोलते हो? ये सारे चेंजेस पिछले 10 सालों में हुए हैं कि नहीं हुए? उससे पहले कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में था जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। डिजिटल जो डिजिटलाइजेशन है वो इंडिया के अंदर देखने को मिली है। देखो ऐसा नहीं है हम अभी डिजिटल हुए हैं, कंट्रीज पहले से डिजिटल है। तुम लोगों ने अगर कनाडा वगैरह में देखा हो तो लोगों का सिस्टम सब ऑनलाइन चलता है। तुम्हारा जो रिकॉर्ड होता है पूरा कितनी दिहाड़ियां की, सब ऑनलाइन तुम्हारा रिकॉर्डेड है। ये इंडिया में नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, बाहर की कंट्रीज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत कम रहता है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट देखो, द रिमूवल ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल माइंडसेट क्या है? जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसमें जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती थी, और वो एक राजा की तरह काम करते थे। गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स, वॉइस वाइस, ये सारे। वही चीज लोगों के दिमाग में अभी तक बैठी हुई है। एक आईएएस ऑफिसर बनना मतलब, एक आईएएस ऑफिसर बनना मतलब, बताओ मतलब, अभी पता चल जाएगा। क्या? वीआईपी टाइप, यस। दिस वीआईपी का जो कल्चर है कहाँ से आया है? वेस्टर्नाइजेशन आप बोल सकते हो, कॉलोनियलिज्म जो है। वीआईपी कल्चर की कुछ जो होंगे वो यहाँ पे, बाकी सब यहाँ पे। वो जो कुछ यहाँ पे होते थे वो कौन होते थे? ब्रिटिश लोग, सुपीरियर रेस आप बोल सकते हैं ना। और वीआईपी कल्चर मतलब एक आईएएस बंदा कहीं पे चला गया, एक आईएएस बनना मतलब क्या? एक आईएएस बंदा सलूट बज रहे हैं उसको, जहां जा रहे हैं लोग खड़े डर रहे हैं। ये क्या है? ये इतना क्या वो बम्ब बन गया? मुझे ये बताओ कि तुम इतना डरते हो, है ना? ऐसा कुछ तो नहीं होता है ना। देखो सिंपल चीज है, एक जो आपका सिविल सर्वेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जनता उससे डरे ना, जनता उसको अपने दुख बताए। पुलिस में देखो, पुलिस से जनता डरती है, हालांकि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए, और जनता पुलिस से डरती है। ये क्या बात हुई कि जो मेरी सेफ्टी के लिए बनाया गया मैं उसी से डर रहा हूं?
ये क्या बात हुई, मुझे ये बताओ। आपको सिक्योर और सेफ फील करना चाहिए, पुलिस आ गई तो अगर आपके पास पुलिस आती है आप डर जाते हो, भाई पता नहीं क्यों आ गई है। समझ रहे हो? किसी के घर में अगर पुलिस आ जाए तो साथ पास आस पास वाले 10 तरह की बातें बनाएंगे कि इनके घर में आज पुलिस आएगी। ऐसा भी तो हो सकता है उनके दोस्तों। दिस इज द कॉलोनियल माइंड सेट, जिसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा सब वो पुलिस, अग्रेसिव पुलिस जो जनता की सुरक्षा नहीं, जनता को डंडे से सही करने वाली पुलिस, वो कॉलोनियलिज्म में होती थी। हमारी पुलिस वो नहीं है, हमारे एथिक्स वो नहीं है। हमारी पुलिस जनता को डराने के लिए नहीं है, जनता के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है। अगर जनता की सुरक्षा, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक बहुत बड़ा चोर है, तो पुलिस उस चोर के पीछे भागेगी। क्यों भाग रही है पुलिस चोर के पीछे? कि तुम्हारे घर से वो चोरियां ना करे, तुम्हारे लिए कर रही है वो। तो वो जो माइंड सेट है उसको चेंज करने की जरूरत हमारे पास बहुत ज्यादा है, राइट। देन उसके बाद हमारे पास ड्यूटी बाउंड होने चाहिए, कॉलोनियल माइंडसेट निकालना है। देन फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स हमारे पास होने चाहिए। मतलब जैसा फ्यूचर एडवांस फ्यूचर आ रहा है, तो वैसे किसी डम्ब से बंदे को बिठा दोगे तो काम खराब हो जाएगा फिर तो, है ना। बड़ा एक्टिव होना चाहिए। देन आपके पास प्रोएक्टिव एंड पोलाइट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आप बोल सकते हो, दैट इज फ्यूचर रेडी। देन एनर्जेटिक एंड एनेबलिंग होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, टेक एनेबल्ड, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे जाता हूँ, जैसे अभी मैंने रिसेंटली नई जॉब ज्वाइन की है ना, तो वहां पे जो टीचर्स हैं सारे सीनियर से हैं। उनका जो ऑनर है, उन्होंने सबसे पहले मुझे अपनी वेबसाइट दिखाई कि आप एक एस्पिरेंट हो, आप अपने अकॉर्डिंग बताओ इस वेबसाइट में क्या चेंजेस हो सकते हैं। उन्होंने क्यों पूछा? ओके। और उनके पास जो स्टाफ है वो बुजुर्ग हो चुका है। उनको जो मैं बता सकता हूँ कि इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हो, इस पे क्या, वो नहीं बता सकते, क्योंकि उनका उस चीज में एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा दिमाग है फ्रेश, नया दिमाग है, मेरे दिमाग के ऊपर कोई फैमिली का प्रेशर नहीं है, कोई फालतू की शादी की झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ऐसे फ्री माइंड हूँ, मेरा दिमाग चलता है। और मैं हजारों तरह की चीजें देखता हूँ ऑनलाइन के, अच्छा इनकी वेबसाइट में ये है, इनकी वेबसाइट में ये है। जैसे उनको मैंने एक चीज बताई कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ना तुम जो ऑनलाइन है एक वीडियो डाल दो, मतलब आपके टीचर्स के जो डेमो वीडियोस आजकल बड़ी चलती है। वो बड़ा खुश हुए। मतलब जैसे उन्होंने पहले कभी, मैं उनको देख के हैरान हो रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर एक प्लेटफॉर्म में डाली हुई है भाई, स्टडी IQ पे या कहीं पे भी आप जाते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ आपको वीडियो देखने को मिलती है। इन्होंने नहीं डाला। मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना क्यों खुश हो रहे हैं उस चीज को। उनके लिए वो इनोवेटिव आइडिया, लेकिन मेरे लिए वो बेसिक चीज है, क्योंकि वो चल रहा है। तो वो अपडेशन सिविल सर्वेंट्स के अंदर भी होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, यहां तक करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीचे वाला हमारा अच्छा खासा है, वो अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी तुम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखो जिसके आंसर्स तुम लिख के मैडम को देके जाओगे। मैडम से प्लेन शीट्स ले लेना, उसके ऊपर लिख देना। ठीक है, प्लेन शीट्स के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस ही दूंगा, 3-4, उसको लिखना है। क्वेश्चंस लिखो अपने इसके ऊपर, कॉपी में क्वेश्चंस लिख लो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, comma, why it is important, why it is important for the economic growth, why it is important for the economic growth of an economy, economic growth of an economy। 5 नंबर का क्वेश्चन है, और तुम लोगों ने इसको 5 नंबर का है तो 80 वर्ड्स में लिख दो, ओनली 80 वर्ड्स। वर्ड्स लिमिटेड है, 80 के 80 होने चाहिए, ज्यादा नहीं, 80 वर्ड्स जस्ट। सेकंड क्वेश्चन लिखो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर is an intrinsic, is an intrinsic, intrinsic मतलब बहुत ही कोर, बहुत ही बेसिक, है ना।
is an intrinsic part of any economy. Intrinsic part of any economy. Explain. अगेन 5 नंबर, ठीक है, 80 वर्ड्स में आपने इसको लिखना है। एक और लिख लो, explain the role of services sector. Explain the role of services sector in Indian economy. In Indian economy. पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इंडिया कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक है, तो आपको ज्यादा इंडिया ओरिएंटेड जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बाहर की एग्जांपल आपके पास है वो भी दे सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफिकली पूछा है कि टर्शरी सेक्टर कैसे इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है इसका, ठीक है, तो वो रोल आपने समझाना है। मैंने सब आपको लिखवाया हुआ है, अपने रोल समझाना है अपने वर्ड्स में, कैसे समझाते हो, ठीक है, ठीक है, फिर डन। ये मुझे पता उस दिन काम में मिला।